हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक और नई कमाल की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका एक्शन और कहानी बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं और उसी के साथ साथ इस सीरीज के ग्राफिक्स भी काफी ज्यादा कमाल के हैं, जो कि मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाए कि अपनी इस अमेजिंग कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मॉडर्न सिटी का सीन दिखाया जाता है जिसका मौसम आज काफी ज्यादा सुहाना दिखाई दे रहा था। असल में सभी टीवी न्यूज में बताया गया था कि आज के दिन चांद जमीन के सबसे ज्यादा करीब आने वाला है, इसलिए एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र अभी 10 साल थी वो अपनी छत पे उस चांद को देखने के लिए आया हुआ था। जहाँ वो छोटा बच्चा चांद को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से देखने के लिए अपने साथ टेलीस्कोप भी ले आया था। लेकिन जब वो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके चांद को देखने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ पे चांद की बजाय ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा जाइंट एंजल दिखाई देता है जिसके पूरे 6 विंग्स थे। और जैसे वो एंजल वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर उस छोटे से बच्चे की तरफ देखता है तो उस एंजल की आंखें वहाँ पे गोल्डन लाइट से ग्लो कर रही थी। और क्योंकि वो छोटा बच्चा भी सीधे सीधे वहाँ पे उस एंजल की आंखों में देख रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि अचानक उस बच्चे को वहाँ पे अपनी आंखों में बहुत ज्यादा पेन होने लगा था। और सेम उसी एंजल की तरह उसकी आंखें भी वहाँ पे गोल्डन एनर्जी में ग्लो करने लगी थी। और इस सब में बेचारे उस छोटे बच्चे को वहाँ पे इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि वो दर्द के मारे वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगा था। लेकिन इसी के साथ हमारी ये सीन कट हो जाता है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही छोटा बच्चा जिसका नाम लिन कियो था अब वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। और उस एंजल वाले हादसे के बाद लिन कियो इतना ज्यादा डर गया था कि उसने हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध ली थी। खैर लिन कियो आज अपने घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए आया हुआ था और अपना सारा सामान लेने के बाद वो एक सिग्नल पे रुका हुआ था जहाँ पे खड़े हुए सभी लोग उसे ही घूर रहे थे, क्योंकि उन सभी को वहाँ पे ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी कि ये लड़का इस तरह से अपनी आंखों पे पट्टी बांधे क्यों चल रहा है और अगर ये अंधा है तो ये यहाँ पे अकेले रोड को कैसे क्रॉस करेगा। लेकिन उन सभी के बीच में एक छोटी बच्ची भी मौजूद थी जो कि वहाँ पे लिन कियो से कहती है, बिग ब्रदर अगर आप चाहे तो मैं रोड क्रॉस करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। उस छोटी सी बच्ची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन कियो को वहाँ पे उसके ऊपर काफी ज्यादा प्यार आता है, इसलिए वो नीचे बैठकर वहाँ पे छोटी सी बच्ची का सर सहलाते हुए उससे कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर उल्टा लिन कियो वहाँ पे उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ पे रोड क्रॉस करवाने लगा था। और लिन कियो वहाँ पे इतने अच्छी तरीके से रोड को क्रॉस कर रहा था कि अगर उसने वहाँ पे अपनी आंखों पे काली पट्टी ना बांधी होती तो उसे देखकर ये कोई भी नहीं कह सकता था कि वो अंधा है। वही लिन कियो को वहाँ पे इस तरह से रोड क्रॉस करते हुए देखकर सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। इवन अब उन सभी लोगों को तो वहाँ पे शक भी होने लगा था कि क्या ये लड़का वाकई अंधा है या बस अंधा होने का नाटक कर रहा है। पर लिन कियो वहाँ पे उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ जब वो अपने घर के पास वाली मार्केट से गुजर रहा था तो वहाँ पे खड़ी हुई 2 लड़कियों में से एक की नजर लिन कियो के ऊपर पड़ती है और वो दोनों लड़के भी वहाँ पे लिन कियो के बारे में ही बातें करने लगी थी। और शॉपकीपर भी वहाँ पे उन लड़कियों को लिन कियो के बारे में बताते हुए कहता है कि ये लड़का जब 10 साल का था इसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था और उसी हादसे में इसकी दोनों आंखें चली गई। और इसी तरह लिन कियो वहाँ पे जहाँ जहाँ से गुजर रहा था हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग उसी के बारे में ही बातें करने लगे थे। असल में लिन कियो के साथ जब वो एंजल वाला हादसा हुआ था तो उसने वहाँ पे सभी को बता दिया था कि उसने ऊपर आसमान में क्या देखा था, लेकिन भला एक छोटे से बच्चे की बातों के ऊपर कौन यकीन कर सकता था। इसलिए सभी लोगों ने ये समझ लिया था कि छत से गिरने की वजह से लिन कियो के सर में कोई चोट लग गई है, इसीलिए वो ऐसी बैकी बैकी बातें कर रहा है। लेकिन जहाँ कुछ लोग लिन कियो को पागल समझते हुए उसके खिलाफ बातें कर रहे थे तो वही हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों को उसके साथ हमदर्दी भी थी, क्योंकि एक तो लिन कियो के पेरेंट्स नहीं थे और उसी के साथ साथ उसने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही अपनी दोनों आंखों को भी खो दिया था। इसलिए उन सभी के दिल में लिन कियो के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। और क्योंकि लिन कियो के पेरेंट्स मर चुके थे तो इसलिए वो अपनी आंटी के साथ रहता था और वही उसकी देखभाल किया करती थी। खैर इसी तरह वहाँ पे उन सभी की अलग अलग बातों को सुनते हुए लिन कियो अपने घर पहुंच चुका था, क्योंकि ये सब अब उसके लिए रोज का हो गया था। सभी लोग उसे देखकर जज करते हुए कोई न कोई टिप्पणी दे ही देते थे और क्योंकि पिछले इतने सालों से उसके साथ यही सब चलते हुए आ रहा था तो इसलिए अब लिन कियो को भी इस सब की आदत हो चुकी थी। वहीं जब लिन कियो इतना ज्यादा सामान लेकर अपने घर पहुंचता है तो उसकी आंटों से वहाँ पे डांट लगाते हुए कहती है कि तुम्हें अपने पैसों से इतना ज्यादा सामान लाने की क्या जरूरत थी, वो पैसे तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई के लिए हैं, ना कि इन जैसी चीजों के ऊपर उड़ाने के लिए। अब लिन कियो की आंट की ये सारी बातें सुनकर हमें यहाँ पे इतना तो पता चल गया था कि लिन कियो की आंटी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इसी बीच वहाँ पे लिन कियो का भाई भी आ जाता है जो कि अपने भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लिन कियो का भाई अपने साथ एक काला चश्मा भी लेकर आता है। असल में वो चाहता था कि उसका भाई काली पट्टी के बजाय इस काले चश्मे को अपनी आंखों पे लगाकर घूमा करे। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी लिन कियो की आंट वहाँ पे दोबारा लिन कियो के पास आते हुए उसे वहाँ पे बताती है कि डॉक्टर तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से जाकर उनसे मिल लो। और हाँ, डॉक्टर तुमसे जो जो भी सवाल पूछे उन सभी सवालों को सही सही जवाब देना ताकि तुम्हें स्कूल एडमिशन लेने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अपनी आंट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन कियो भी वहाँ पे सीधा उसी डॉक्टर से मिलने के लिए चला जाता है। जहाँ जब लिन कियो पहुंचता है तो उसकी मुलाकात एक नए डॉक्टर के साथ होती है और उस नए डॉक्टर से पता चलता है कि उस पहले वाले डॉक्टर का ट्रांसफर हो चुका था, इसलिए अब से वही लिन कियो के केस को देखने वाला था। वो डॉक्टर वहाँ पे लिन कियो से पहला सवाल करते हुए पूछता है, तो बताओ मुझे क्या तुम अपनी आंखों से देख सकते हो? जिसमें लिन कियो डॉक्टर को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत अपनी आंखों से देख पाता हूँ। लिन कियो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर वहाँ पे स्माइल करते हुए लिन कियो से कहता है, अब मैं तुमसे कुछ और भी सवाल पूछने वाला हूँ, अगर तुमने मेरे सारे सवालों को सही सही जवाब दे दिया तो तुम भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जा पाओगे। और ये कहकर वो डॉक्टर वहाँ पे लिन कियो से सवाल करते हुए पूछता है, तो बताओ मुझे क्या तुम्हें अभी तक भी वो अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है?
जैसा कि वो एंजल वगैरह, जिसमें लिन क्यू साफ साफ मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, अब तो मुझे ऐसी कोई भी चीज दिखाई नहीं देती, जो कि बिल्कुल झूठ था। खैर उसके बाद वो डॉक्टर वहाँ पे दूसरा सवाल करते हुए पूछता है, तो क्या तुम्हें अभी तक भी वो अजीब से सपने आते हैं जिनकी वजह से बचपन में तुम्हारे सर में दर्द हुआ करता था? अब इस सवाल का जवाब देने से पहले हम देखते हैं कि लिन क्यू वहाँ पे सोच में पड़ जाता है और उसे वहाँ पे याद आता है कि कैसे आज से 100 साल पहले इस दुनिया में तबाही आई थी और उस तबाही ने उनकी इस प्यारी सी दुनिया को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। लेकिन जहाँ उस तबाही की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी, तो वही दूसरी तरफ उनकी कंट्री के ऊपर उस तबाही का कोई भी असर नहीं हुआ था, क्योंकि वो तबाही उनके बॉर्डर के पास ही आके रोक गई थी। और इस तरह पूरी दुनिया में उनकी एकलौती ऐसी कंट्री थी जिसने उसे इतनी ज्यादा खतरनाक तबाही में भी सर्वाइव कर लिया था। लेकिन दुनिया में इतनी बड़ी तबाही आने के बावजूद भी किसी ने इसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि जो भी इसके बारे में सवाल उठाया करता था वो पर्सन बहुत ही अजीब तरीके से गायब हो जाया करता था। और आज तक लिन क्यू के दिमाग में बस यही सवाल चलते हुए आ रहा है कि उस तबाही में आखिर सिर्फ हमारी कंट्री क्यों बची थी। पर क्योंकि इस मैटर के ऊपर और किसी ने भी सवाल नहीं उठाया था, तो इसलिए अब लिन क्यू ने भी इस मैटर के बारे में सोचना छोड़ दिया था। और यही सब सोचते सोचते लिन क्यू को वही सीन याद आता है जब उसने अपनी छत पे उस एंजल को देखा था। लेकिन उस एंजल को देखने के बाद जब उसने लोगों को इस बारे में बताया था, तो सभी लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया था। और ऊपर से लिन क्यू के डॉक्टर ने उसके इल्यूजन को खत्म करने के लिए उसे वहाँ पे बहुत सारी दवाइयां खिलाना भी शुरू कर दी थी और उसी के साथ मुझे पागल करार देते हुए मुझे असाइलम में भेज दिया। और अगले 5 सालों तक वहीं पे मेरा इलाज होता रहा। और इन 5 सालों में मैंने बस वहाँ पे इतना ही सीखा कि अगर मुझे इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो मुझे भी बाकी सभी लोगों की तरह झूठ बोलना सीखना होगा। और बीते इन 5 सालों में मैंने भी झूठ बोलना अच्छी तरह से सीख लिया था। और यही सब याद करके लिन क्यू वहाँ पे डॉक्टर को जवाब देते हुए बताता है, नहीं मुझे तो अब ऐसे कोई भी सपने नहीं आते और न ही मेरे सर में दर्द होता है। असल में मैं जब 10 साल का था तब छत से गिरने की वजह से मेरे सर में चोट लगी थी, इसलिए मुझे अजीब अजीब चीजें दिखाई देती थी। पर अब क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ तो मुझे अब वैसे कोई भी चीजें दिखाई नहीं देती। लेकिन क्योंकि ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर वहाँ पे अपना अगला सवाल करते हुए उससे पूछता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि हमारी इस दुनिया में गॉड्स मौजूद है? जिस पे लिन क्यू वहाँ पे साफ साफ झूठ बोलते हुए कहते हैं कि नहीं, हमारी इस दुनिया में कोई भी गॉड मौजूद नहीं है और वो सब तो बस मेरे दिमाग के इल्यूजन थे, जिसकी वजह से तब मैंने गॉड्स के होने का दावा किया था। लिन क्यू के सारे जवाबों को सुनकर हम देखते हैं कि वो डॉक्टर वहाँ पे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो डॉक्टर वहाँ पे लिन क्यू से अपना अगला सवाल करते हुए पूछता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या हमारी इस दुनिया में कोई मिथिकल बीस्ट मौजूद है? जिस पे लिन क्यू वहाँ पे एक बार फिर से साफ साफ झूठ बोलते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसी तो कोई भी चीज हमारी इस दुनिया में मौजूद नहीं है और ना ही मैंने आज तक कभी किसी ऐसे मॉन्स्टर्स को रियल लाइफ में देखा है। लेकिन लिन क्यू अभी वहाँ पे डॉक्टर को ये सब बता ही रहा था कि तभी वहीं दूसरी तरफ हमें एक टनल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मॉन्स्टर एक वर्कर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खाने की कोशिश कर रहा था। और बेचारा वो वर्कर वहाँ पे अपनी जान बचाते हुए अपना पूरा दम लगाकर भाग रहा था। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ पे उसके काफी करीब आ चुका था, लेकिन वो वहाँ पे उस वर्कर को खा पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर एक शॉट से अटैक होता है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसे एक अटैक में उस मॉन्स्टर का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। असल में ये अटैक वहाँ पे एक लड़की ने किया था, लेकिन वो लड़की तो वहाँ पे भी नहीं रुकती। उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी स्पीयर को भी बाहर निकाल लिया था, जिसके अंदर से एक बहुत ही मिस्टीरियस टाइप की गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी भी निकल रही थी। और अपने उसी स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि उस लड़की ने वहाँ पे एक ही झटके में 6 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार गिराया था। और उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद वो वहाँ पे अपनी टीम को इन्फॉर्म करते हुए कहती है कि मैंने इस टनल को क्लियर कर दिया है। जिसपे उसके टीममेट जो के 2 लड़के थे वो वहाँ पे से जवाब देते हुए कहते हैं कि हम लोग टनल के वेस्ट की तरफ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे काफी सारा कचरा मौजूद है, पर तुम फिक्र मत करो, हम लोग अकेले इस कचरे को साफ कर देंगे। और ये कहकर उस पर्सन ने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से एक सिगरेट को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे चला लिया था, जो देखकर उसका साथी भी वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से वहाँ पे अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। और उसके बाद वो दोनों वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपनी सोड लेकर वहाँ पे उन मॉन्स्टर्स को सफाया करने के लिए आगे बढ़ गए थे। जहाँ उनके रास्ते में जो कोई भी मॉन्स्टर आ रहा था वो दोनों अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे मारे जा रहे थे। इसी तरह उनके कुछ और भी साथी थे जो कि वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। इवन उनमें से एक बंदे के पास तो रॉकेट लॉन्चर भी था, जिसके सिर्फ एक ही अटैक से उसने वहाँ पे उन सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया था। और तभी हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करते हुए बताती है कि टनल के साउथ की तरफ हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं और ऊपर से मेरा साथी भी कहीं चला गया है, इसलिए मुझे यहाँ पे मदद की जरूरत है। उस लड़की का साथी जिसका नाम राउजैन था, असल में उसके अंदर कोई भी सुपर नेचुरल पावर्स नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही बहादुरी से उन मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए उनके पीछे भाग रहा था। लेकिन वो सभी मॉन्स्टर्स उससे बचते हुए एक मॉल के अंदर घुस जाते हैं और वो जल्दी से सभी मॉन्स्टर्स ऊपर चढ़ते हुए उस मॉल की छत पे आ गए थे, जहाँ ऊपर तक जाने वाली सीढ़ी को देखकर ही बेचारे राउजैन की हालत वहाँ पे खराब हो चुकी थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि उन दोनों लड़कों ने मिलकर वहाँ पे वेस्ट टनल को पूरी तरह से क्लियर कर दिया था। और क्योंकि ये कांड उन्होंने वहाँ पे वर्कर्स के सामने ही किया था, तो हम देखते हैं कि वो सभी वर्कर्स वहाँ पे काफी ज्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे थे, जो देखकर उनमें से एक लड़के ने वहाँ पे अपनी एक मिस्टीरियस बेल को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे बजाते हुए उन सभी के दिमाग से अभी अभी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ था उन मेमोरीज को वहाँ पे इरेज कर दिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वो सभी वर्कर्स वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम राउजैन को देखते हैं जो कि अभी तक भी वहाँ पे उन मॉन्स्टर्स का सफाया करने के लिए सीधे चल रहा था। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए वही पहली वाली लड़की वहाँ पे आ पहुंचती है, जिसने वहाँ पे एक बार फिर से अपने उसी स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स को वहाँ पे खत्म करना शुरू कर दिया था। और देखते देखते वो वहाँ पे कुछ ही देर में उन सभी
मोस्टर्स का पूरी तरह से सफाया कर देती है, जो देखकर राउजन वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए उस लड़की से कहता है कि एक आधा मोस्टर तो मेरे लिए भी छोड़ देती। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो कि लिनक्यू से सारे सवाल जवाब करने के बाद उसे वहाँ पे अलविदा कहते हुए वहाँ से जा रहा था और लिनक्यू भी वहाँ पे स्माइल के साथ अपना हाथ हिलाते हुए डॉक्टर को बाय बोल रहा था। खैर उसके बाद हम सभी को रात के खाने की टेबल के ऊपर देखते हैं, जहाँ लिनक्यू अपने भाई और अपनी आंट को बताता है कि मैंने डॉक्टर की टेस्ट को पास कर लिया है, इसलिए अब मैं दोबारा से स्कूल जा सकता हूँ। लिनक्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उन सभी को वहाँ पे खुशी तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लिनक्यू की आंट को वहाँ पे उसकी काफी ज्यादा चिंता भी हो रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं स्कूल के बाकी बच्चे लिनक्यू को बुली ही ना करें। पर लिनक्यू वहाँ पे अपनी आंट को तसल्ली देते हुए कहता है कि आप इस सब के बारे में फिक्र मत करें, मैं सबको संभाल लूंगा। लिनक्यू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि उसकी आंट की भी सारी टेंशन वहाँ पे खत्म हो गई थी, जिसके बाद वो सभी लोग लिनक्यू की नई लाइफ के लिए वहाँ पे सेलिब्रेट करने लगे थे। खैर सेलिब्रेट करने के बाद हम देखते हैं कि लिनक्यू वहाँ पे अपने रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ रूम के अंदर आते लिनक्यू ने अपनी आंखों के ऊपर बांधी हुई पट्टी को भी हटा दिया था। वो वहाँ पे अपनी आंट और अपने भाई को याद करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे अभी तक भी कुछ सही से दिखाई नहीं देता, पर तुम लोगों की खुशी के लिए मैंने उस डॉक्टर को झूठ बोला। और ये सब कहते कहते लिनक्यू को वहाँ पे वही सब याद आने लगा था जब पहली बार उसने छत के ऊपर उस एंजल को देखा था। और ये सब याद करके हम देखते हैं कि वहाँ पे लिनक्यू के फेस के ऊपर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब है कि उसने भले ही डॉक्टर और बाकी सभी को झूठ बोल दिया था कि वो सब कुछ भूल चुका है, लेकिन वो सारी यादें अभी तक भी उसके दिमाग में ताजा थी। और ये सब याद करके लिनक्यू वहाँ पे खुद से ही कहता है कि आखिर उस एंजल को मेरे साथ ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जिसके चलते उसने मेरी आंखों को ही जला दिया। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि भले मुझे अपनी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं ये साफ साफ महसूस कर पाता हूँ कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। और सच कहूँ तो मेरी ये कमाल की एबिलिटी किसी सुपर नेचुरल पावर से कम नहीं है, पर अभी तक तो मैं ये भी नहीं समझ पाया कि उस एंजल ने मुझे वरदान दिया था ये शराब, और वो डॉक्टर कितना ज्यादा अजीब था, वो कितने अजीब अजीब मुझसे सवाल पूछ रहा था। हालांकि वो सारे सवाल तो मेडिकल रिपोर्ट में थे ही नहीं, आखिर वो मेरी सपने वाली बात के ऊपर इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहा था। और ये सब कहते कहते लिनक्यू को वहाँ पे अपने सपने के बारे में याद आने लगता है, जहाँ जब से उसके साथ वो एंजल वाला हादसा हुआ था तब से लेकर अब तक हर रोज वो रात को एक ही सपना देखा करता था, जिसमें वो हर रोज एक अजीब सी मिस्टीरियस बिल्डिंग के पास आता था, जहाँ पे काफी सारे अजीबो गरीब मोस्टर्स भी मौजूद थे। और उस अजीब सी बिल्डिंग के ऊपर गॉड असाइलम लिखा हुआ होता है। और पिछले 5 सालों से लगातार मैं उस बिल्डिंग की डोर को नॉक कर रहा हूँ, लेकिन आज तक उस बिल्डिंग का डोर ओपन नहीं हुआ। मुझे लगता है कि उस रात मैंने जिस एंजल को देखा था वो इसी गॉड असाइलम वाली बिल्डिंग के अंदर ही रहता है, लेकिन मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी मैं उस बिल्डिंग के दरवाजे को नहीं खोल पा रहा। और उसी मिस्टीरियस बिल्डिंग के बारे में सोचते सोचते लिनक्यू वहाँ पे सो गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिनक्यू पूरे 5 सालों बाद दोबारा अपने स्कूल में वापस आ जाता है, जहाँ पे उसके सभी दोस्त उसे बुली करने की बजाय उल्टा वहाँ पे उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से पेश आ रहे थे। असल में ये सब लिनक्यू की आंटी ने किया था। उसने पहले लिनक्यू के सभी दोस्तों के साथ मिलते हुए उन्हें वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि वो सभी लोग लिनक्यू को बुली ना करे और उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से पेश आए। और जब लिनक्यू को वहाँ पे ये सारी बात पता चलती है तो वो अपनी आंट को लेकर वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। खैर स्कूल के पहले ही दिन टीचर उन लोगों को वहाँ पे इस तबाही वाले फोक के बारे में पढ़ाती है, जिसके बारे में सुनकर लिनक्यू ने वहाँ पे ठान ली थी कि वो इस तबाही वाली फोक के बारे में पता लगा के रहेगा। और इसी तरह देखते ही देखते उसका स्कूल वहाँ पे खत्म हो जाता है और स्कूल के बाद उसके दोस्त उसे वहाँ पे उसके घर छोड़ने के लिए जा रहे थे। और लिनक्यू के एक दोस्त वहाँ पे उसे खुश करने के लिए अजीब अजीब बातें भी कर रहा था। इवन उसने लिनक्यू को खुश करने के लिए वहाँ पे ये भी बोल दिया था कि आज उसकी क्लास की 2 लड़कियां वहाँ पे उसके ऊपर लाइन मार रही थी। हालांकि लिनक्यू जानता था कि ये सब झूठ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे अपने दोस्तों का दिल रखने के लिए स्माइल करने लगा था। पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए वहाँ पे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक उन सभी को वहाँ पे बहुत ही अजीब बदबू आने लगी थी। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इस बदबू के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोस्टर की एंट्री होती है, जिसे देखकर ही बेचारे वो सभी स्टूडेंट्स वहाँ पे घबरा गए थे। और तभी हम वहाँ पे लवजन को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पे बैठा वो मजे से कैंडी क्रश गेम खेल रहा था। लेकिन तभी उसे वहाँ पे अपने कंट्रोल रूम की तरफ से खबर मिलती है कि कुछ मोस्टर सिटी के साउथ की तरफ इकट्ठा हो रहे हैं, आपको जल्द से जल्द जाकर उन्हें खत्म करना होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की जान खतरे में है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस मोस्टर को देखते ही उन सभी स्टूडेंट्स की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और लिनक्यू के सभी दोस्त भी वहाँ पे उसे छोड़कर वहाँ से भागने लगे थे। लेकिन उनके ग्रुप में जो लड़की थी वो तो वहाँ पे उस मोस्टर को देखकर ही इतना ज्यादा घबरा चुकी थी कि वो अपनी जगह से हिलजुल भी नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो मोस्टर वहाँ पे इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि लिनक्यू ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपनी स्टिक का इस्तेमाल करके उस मोस्टर के अटैक को वहाँ पे रोक लिया था, जिसके साथ ही उस लड़की को भी दोबारा वहाँ पे होश आ जाता है और वो वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगी थी। वही लिनक्यू भी वहाँ पे उस मोस्टर का मुकाबला करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वो मोस्टर उसके मुकाबले में बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इसलिए हम देखते हैं कि लिनक्यू भी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगा था। लेकिन अभी वो वहाँ पे अपनी जान बचाते हुए भाग ही रहा था कि तभी सामने से भी एक मोस्टर आ जाता है, जिसके हाथों में एक इंसान का हाथ था और वो उसे वहाँ पे बड़े ही मजे ले लेकर खा रहा था। और अभी लिनक्यू वहाँ पे ये सब देख ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो पहले वाला मोस्टर भी वहाँ पे उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंच चुका था और इस तरह लिनक्यू वहाँ पे उन दोनों मोस्टर्स के बीच में घिर गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम राउज़ेन को देखते हैं, जिसने अपने ब्लड का सैक्रिफाइस करते हुए उस पूरे एरिया में जहाँ पे मोस्टर्स ने अटैक किया था उसे वहाँ पे चारों तरफ से ट्रैप कर दिया था, ताकि कोई भी मोस्टर्स बचकर यहाँ से भाग ना सके। ये एक स्पिरिचुअल बैरियर था जिसके अंदर इंसान तो एंटर कर सकते थे, लेकिन मोस्टर्स इसके आर पार नहीं जा सकते थे। और देखते ही देखते राउज़ेन के बाकी सभी साथी भी वहाँ
वापस लोकेशन पे पहुंच चुके थे, जहां वो सभी उन मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहे थे। असल में इन लोगों की एक पूरी टीम थी जो कि इन सिटी के प्रोटेक्टर्स थे, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनमें से एक मॉन्स्टर ने अचानक आगे बढ़ते हुए वहां पे लिन क्यू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। जैसे लिन क्यू भी अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर लिन क्यू वहां पे थोड़ा गुस्से से कहता है कि पिछले 5 सालों से लगातार सभी लोग मुझे पागल कहते हुए आ रहे थे, और आज जब मैंने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहिए तो मॉन्स्टर्स उसे भी बिगाड़ना चाहते हो। नहीं, अब की बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये कहकर लिन क्यू अचानक वहाँ पे अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उस मॉन्स्टर के साथ फाइट बैक करने लगा था। और इसी बीच उस मॉन्स्टर के बार बार अटैक करने की वजह से हम देखते हैं कि उसके आंखों के ऊपर लगी हुई पट्टी भी वहाँ पे हट चुकी थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि लिन क्यू ने भी वहाँ पे अपनी स्टिक की मदद से उसके ऊपर अटैक करते हुए अपनी स्टिक को वहाँ पे उसके आर पार घुसा दिया था। और ऐसा होते ही अचानक लिन क्यू को वहाँ पे उसी गॉड असाइलम वाली बिल्डिंग का सीन दिखने लगा था। पर लिन क्यू को वहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखकर उस मॉन्स्टर ने दोबारा वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे काट लिया था, जो देखकर तो लिन क्यू को वहाँ पे उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अपनी स्टिक को बाहर निकालकर दोबारा वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर घुसा दी थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि उस दूसरे मॉन्स्टर की नजर भी वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर पड़ चुकी थी। और जब वो देखता है कि एक ह्यूमन उसके साथी मॉन्स्टर के ऊपर भारी पड़ रहा है, तो वो भी वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ उसने अचानक लिन क्यू के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे नीचे गिरा दिया था। पर इसके साथ ही हम देखते हैं कि लिन क्यू को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और उसने वहाँ पे उस दूसरे मॉन्स्टर को भी पकड़ते हुए उसके ऊपर पंचेस की बरसात करना शुरू कर दी थी। पर उसी के साथ वो दोबारा वहाँ पे गॉड असाइलम वाली बिल्डिंग के सामने चला गया था, जहाँ वो लगातार उस बड़ी से गेट को नॉक करते हुए उसे वहाँ पे ओपन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो वहाँ पे जितनी जोर से उस गेट को नॉक कर रहा था, रियल वर्ल्ड में वो इतनी जोर से उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें पीट रहा था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ और भी मॉन्स्टर्स आ चुके थे, जिन्होंने लिन क्यू को चारों तरफ से घेरते हुए वहाँ पे चारों तरफ से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते उन मॉन्स्टर्स ने वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर चारों तरफ से अटैक करते हुए उसे वहाँ पे अपने अंदर जगड़ना शुरू कर दिया था। जबकि लिन क्यू तो अभी तक भी वहाँ पे उसी गॉड असाइलम वाली बिल्डिंग के विजन में फंसा हुआ था, और लिन क्यू वहाँ पे मर नहीं वाला था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक उस मिस्टीरियस बिल्डिंग का गेट ओपन हो जाता है। और जैसे ही वो गेट वहाँ पे ओपन होता है तो हम ऊपर आसमान में एक एंजल को देखते हैं, जो कि वहाँ पे लिन क्यू की फाइट को बहुत ही गौर से देख रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस डोर के ओपन होते ही लिन क्यू के अंदर बहुत ही ज्यादा कमाल की पावर्स आ चुकी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी आंखों से भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेज गोल्डन लाइट भी निकलने लगी थी, जो कि सीधा वहाँ पे लिन क्यू की आंखों से निकलते हुए ऊपर आसमान में जा रही थी। इवन देखते ही देखते उस लाइट ने वहाँ पे राउजेन के लगाए हुए बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एनर्जी कितनी ज्यादा खतरनाक थी। वहीं उस गोल्डन एनर्जी को महसूस करके वो सभी प्रोटेक्टर्स भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो यहाँ पे किसी नई फॉरबिडन टेक्निक का जन्म हो रहा है। असल में फॉरबिडन टेक्निक्स को बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल माना जाता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक आम इंसान गॉड स्लेयर बनता था। और आज लिन क्यू ने भी अपनी स्पेशल फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसका मतलब था कि वो अब कोई आम इंसान नहीं रहा था, बल्कि वो एक गॉड स्लेयर बन चुका था। वहीं उन सभी प्रोटेक्टर्स को वहाँ पे सबसे ज्यादा हैरानगी तो उस फॉरबिडन टेक्निक की पावर को देखकर हो रही थी, क्योंकि उन लोगों ने आज तक ना तो कई ऐसी खतरनाक टेक्निक देखी थी और ना ही कहीं इसके बारे में सुना था। लेकिन अभी वो सभी लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उनका साथी जो कि कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था, वो वहाँ पे उन सभी को बताता है कि ये कोई फॉरबिडन टेक्निक नहीं है, बल्कि ये तो किंग ऑफ एंजल की पावर्स है। अब ये सुनना था कि वहाँ पे उन सभी की होश ही उड़ चुके थे। उन सभी को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लोग वाकई वहाँ पे अपनी आंखों से किंग ऑफ एंजल के सक्सेसर को देख पा रहे हैं। और इसी बीच हमें वहाँ पे लिन क्यू के पीछे किंग ऑफ एंजल, जिसे माइकल के नाम से भी जाना जाता था, उसका रुद्र रूप दिखाया जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और विशाल दिखाई दे रहा था। और ये वही एंजल था जो कि लिन क्यू को 5 साल पहले अपनी छत पे नजर आया था। 5 साल पहले किंग ऑफ एंजल ने लिन क्यू को अपना सक्सेसर चुन लिया था, लेकिन उसकी रियल पावर्स आज जाके अवेकन हुई थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि उन बचे हुए मॉन्स्टर्स में से एक और मॉन्स्टर वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर अब की बार लिन क्यू उन मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता, और उसने अपनी स्टिक के एक मामूली से अटैक से ही उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर दूसरा मॉन्स्टर भी वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर लिन क्यू ने वहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर भी अटैक करते हुए उसका खेल वहाँ पे खत्म कर दिया था। असल में लिन क्यू ने अपनी स्टिक सीधा वहाँ पे उस मॉन्स्टर की आंख में घुसा दी थी, और बेचारा वो मॉन्स्टर वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। अब ये खतरनाक नजारा देखकर सभी मॉन्स्टर्स वहाँ पे एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर लिन क्यू भी अब उन सभी मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए वहाँ पे पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि अब उसकी किंग ऑफ एंजल वाली पावर्स अवेकन जो हो चुकी थी। इसलिए हम देखते हैं कि लिन क्यू वहाँ पे बहुत ही आसानी से उन सभी मॉन्स्टर्स का मुकाबला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करते जा रहा था। और इसी बीच राउजन भी वहाँ पे लिन क्यू की मदद करने के लिए पहुंच चुका था, जहाँ भले ही राउजन के पास कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी सोर्स से उन मॉन्स्टर्स को ऐसे काटे जा रहा था जैसे ये सब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और आखिरी बचे हुए मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके तो राउजन ने वहाँ पे उसकी गर्दन ही उड़ा दी थी, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का सर सीधे जाकर वहाँ पे लिन क्यू के सामने गिरा था, जो देखकर राउजन वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से लिन क्यू से सवाल करते हुए पूछता है, बच्चे तुम्हें मेरा ये मूव कैसा लगा, कूल था ना। राउजन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि हाँ ये वाकई काफी ज्यादा कूल था। लिन क्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि राउजन वहाँ पे उसे ऑफर करते हुए कहते हैं तो क्या तुम भी मेरी तरह कूल बनना चाहोगे। पर लिन क्यू तो उसे वहाँ पे साफ साफ मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये कहकर लिन क्यू चुपचाप वहाँ से चला गया था। और बेचारे राउजन का तो वहाँ पे पोपट ही हो गया था। उसने सोचा था कि वो वहाँ पे अपने कूल मूव्स को दिखाते हुए लिन क्यू को अपने साथ मिला
चलेगा। लेकिन लिन कियो ने तो इस सब में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक बहुत ही रिलीजियस टाइप की जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग बड़ी बड़ी गॉड की मूर्तियों के सामने झुकते हुए उनके सामने प्रे कर रहे थे। और इसी बीच उनका लीडर आकर उन्हें वहाँ पे बताता है कि किंग ऑफ एंजल का नया सक्सेसर जन्म ले चुका है, इसलिए जल्दी से चारों तरफ फैल जाओ और जितना जल्दी हो सके किंग ऑफ एंजल के सक्सेसर को ढूंढकर जल्दी से मेरे पास ले आओ। अपने उस लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उनमें से काफी सारे लोग वहाँ पे लिन कियो को ढूंढने के लिए चले गए थे। अब ये लोग कौन है और ये लिन कियो को क्यों ढूंढ रहे हैं, इसका पता हमें आने वाले एपिसोड्स में ही चलेगा। उसके बाद हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो कि अपने कंटेनर में मॉन्स्टर्स को भरकर किसी जगह पे डिलीवरी करने जा रहा था, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लिन कियो को देखते हैं जो कि वापस अपने घर पहुंच चुका था, जहाँ उसका भाई उसके लिए काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। वो अपने भाई से सवाल करते हुए पूछता है कि आज आपके स्कूल का पहला दिन था और आप पहले दिन ही इतना ज्यादा लेट आए हो और ये आपकी स्टिक कहाँ चली गई। अपने भाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन कियो उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि ये सब मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए कर रहा हूँ और मैंने सोचा है कि अब से मैं चलने के लिए उस स्टिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और ये कहकर लिन कियो वहाँ पे अपने भाई की और कोई भी बात सुने बगैर ही सीधा वहाँ पे अपने रूम के अंदर आ गया था, क्योंकि लिन कियो नहीं चाहता था कि उसका भाई उसके फटे हुए कपड़ों को देखे। लेकिन जैसे ही लिन कियो अपने रूम के अंदर आता है तो वो वहाँ पे एक बार फिर से उसी गॉड असाइलम वाली बिल्डिंग के सामने पहुंच चुका था, पर आज उसे पहली बार वो बिल्डिंग साफ साफ दिखाई दे रही थी। और जब लिन कियो वहाँ पे उस बिल्डिंग को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये जगह तो उसकी मेंटल हॉस्पिटल की तरह दिखाई दे रही है, जहाँ उसने अपनी लाइफ के 5 साल गुजारे थे। इसलिए लिन कियो वहाँ पे इस बिल्डिंग को चेक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे 6 अलग अलग रूम थे और उनमें से हर एक रूम एक अलग गॉड को रिप्रेजेंट करता था। वही लिन कियो एक एक करके उन सभी दरवाजों को वहाँ पे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहले 5 कमरों में से किसी भी रूम का दरवाजा नहीं खोल पाता। इसलिए वो सीधे वहाँ से आगे बढ़ते हुए आखिरी वाले रूम के पास आ गया था, जिसके डोर के ऊपर मून का सिंबल बना हुआ था। और जैसे ही लिन कियो वहाँ पे उस गेट को खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उस डोर के ऊपर लिन कियो का हाथ लगते ही वो रोशनी में वहाँ पे चमकने लगा था। और देखते ही देखते लिन कियो ने वहाँ पे बहुत ही आसानी से उस रूम का डोर खोल लिया था। जहाँ जब वो गेट खोलकर अंदर आता है तो उसे वहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। लेकिन उसी के साथ साथ लिन कियो की नजर वहाँ पे बैठी हुई एक लेडी के ऊपर पड़ती है। और जैसे ही वो लेडी वहाँ पे लिन कियो को देखती है तो हम देखते हैं कि अचानक उस रूम के अंदर मौजूद सारा पानी वहाँ पे गायब हो गया था और अब वो कमरा वहाँ पे किसी पेशेंट रूम की तरह दिखाई देने लगा था। और जैसे ही लिन कियो उस रूम के अंदर आने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है तो उसके पहले कदम के साथ ही हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर अजीब अजीब हेवनली सिंबल्स बनने लगे थे। और उसी के साथ वहाँ पे लिन कियो के लिए एक मिशन भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे लिन कियो को पता चलता है कि इस लड़की का नाम निक्स है। और उस मिशन के मुताबिक अगर लिन कियो यहाँ पे से ठीक कर देता है तो निक्स की सारी पावरफुल एबिलिटीज लिन कियो के अंदर आ जाएंगी। वहीं निक्स का नाम सुनकर लिन कियो को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि लिन कियो ने ये नाम पहले ही मैथोलॉजी बुक्स के अंदर पढ़ रखा था। असल में ये 5 ग्रेट गॉड्स में से एक थी, जिसे दी मदर ऑफ गॉडेस के नाम से भी जाना जाता था और इसके अंदर मून की पावर्स थी। पर लिन कियो को वहाँ पे ये सब एक इल्यूजन की तरह लग रहा था, इसलिए वो उसके कान में जाकर उसे हेलो कहता है, जिस पे निक्स भी रिस्पॉन्स करते हुए वहाँ से पीछे हट जाती है। लेकिन वो जल्दी से अपनी जगह पे उठते हुए कहती है, मेरे बच्चे, तो फाइनली तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। और ये कहकर उसने हवा में ही किसी को हक कर लिया था। और ये सब देखकर लिन कियो को तो वहाँ पे झटके पे झटके लग रहे थे। और अपने बच्चे के रूप में उस लेडी ने जिस चीज को हक किया हुआ था वो उसके साथ पूरे रूम में वहाँ पे खेलने लगी थी, जो देखकर लिन कियो वहाँ पे अपने मन में कहता है कि इस गॉडेस की मेंटल हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसे ठीक कर पाना इतना ज्यादा आसान होने वाला है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम राउजन और उसके साथियों को देखते हैं, जहाँ पे राउजन के सभी साथी उसे वहाँ पे किंग ऑफ एंजल के सक्सेसर के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि राउजन ने उस बच्चे को देखा था और उसके साथ बात की थी और बाकी सभी ने तो बस दूर से उसकी पास को ही देखा था। अपने साथियों की ये बात सुनकर राउजन उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि हाँ, मेरी किंग ऑफ एंजल के सक्सेसर के साथ बात हुई थी और उसे मैंने अपने साथ आने की भी ऑफर दी थी, पर वो तो बहुत ही एटीट्यूड के साथ मेरी ऑफर को ठुकराते हुए वहाँ से चला गया था। पर फिक्र मत करो, मुझे पता चल गया है कि वो बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, इसलिए मैं कल ही उससे मिलने के लिए उसके स्कूल जाऊंगा। उसके बाद हमें अगले दिन कई सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे राउजन लिन कियो से ही मिलने के लिए आया हुआ था। लेकिन तभी राउजन के पास एक रोता हुआ बच्चा आता है और जब राउजन वहाँ पे उस बच्चे को संभाल रहा था तो उसी समय लिन कियो वहाँ से चला गया था। और उसके बाद लिन कियो सीधा वहाँ पे एक डॉक्टर के पास आ गया था, जहाँ पे आते साथ ही लिन कियो उस डॉक्टर को बताता है कि मेरी एक दोस्त बीमार है। और ये कहकर लिन कियो उस डॉक्टर को वहाँ पे गॉडेस की सारी हरकतों के बारे में बताने लगा था, ताकि वो इस डॉक्टर की मदद से उस गॉडेस का इलाज कर सके। खैर, उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद डॉक्टर ने भी उसे वहाँ पे उसके बारे में दवाई लिख के दे दी थी, जिसके बाद लिन कियो सीधा वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर आ गया था। असल में वो मदर ऑफ गॉडेस के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राउजन बेचारा तो वहाँ पे इंतजार करते करते पक चुका था, इसलिए उसने लिन कियो को ढूंढने के लिए उसकी एक बेकार सी ड्राइंग भी बना ली थी, जिसकी मदद से वो हराने जाने वाले स्टूडेंट से लिन कियो के बारे में पूछ रहा था। लेकिन वो ड्राइंग इतनी ज्यादा बेकार थी कि कोई भी उसे वहाँ पे नहीं पहचान पा रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन कियो को वहाँ पे अब गॉडेस के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था और डॉक्टर के मुताबिक गॉडेस ने जरूर पास्ट में ऐसा कुछ देखा था, जिसका असर सीधा उसके दिमाग पे हुआ था और उसी हादसे की वजह से ही गॉडेस की ऐसी हालत हो गई थी। और इलाज के तौर पर डॉक्टर ने उसे बताया था कि अगर तुम उस हादसे के बारे में पता करके उसे ठीक कर देते हो तो हो सकता है कि शायद तुम्हारी दोस्त भी ठीक हो जाए। और उसी के साथ साथ लिन कियो ने डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन को भी खरीद लिया था। उसके बाद लिन कियो डॉक्टर की ड्रेस में सीधा गॉडेस को दवाई देने के लिए चला जाता है, जहाँ गॉडेस ने चुपचाप वो दवाई ले ली थी। और जैसे ही उसके ऊपर दवाई का असर होता है तो वो वहाँ पे रोते हुए अपने बच्चे से कहती है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई जल्दी ही वापस आ जाएगा। पर
ये कहते कहते अचानक ही गोडिस को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि पूरे 3000 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी वो वापस क्यों नहीं आया। और ये कहकर गोडिस बेचारी वहाँ पे जोर जोर से रोने लगी थी, जो कि लिनक्यू उसे देखकर नहीं जाता। इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़कर गोडिस को हक करते हुए कहता है कि देखो माँ, मैं वापस आ गया हूँ। अब लिनक्यू की ये बात सुनकर तो पहले गोडिस उसे वहाँ पे बहुत ही गौर से देखती है, लेकिन उसके बाद तुरंत ही उसने वहाँ पे लिनक्यू को हक कर लिया था। और जैसे ही गोडिस के आंसू वहाँ पे लिनक्यू के कंधे के ऊपर गिरते हैं तो उसे वहाँ पे एक आवाज सुनाई देती है, जो कि लिनक्यू को बताती है कि गोडिस अब 3% तक ठीक हो चुकी है, इसलिए आपको रिवॉर्ड के तौर पर उनकी कुछ पावर्स भी मिलती है। लेकिन लिनक्यू ये पावर्स पाकर भी वहाँ पे ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि असल में तो उसने ये सब रिवॉर्ड के लिए किया ही नहीं था। वो तो सच में गोडिस को ठीक करना चाहता था। लेकिन अभी लिनक्यू वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक व्हील चक्र ओपन होता है, जिसके अंदर गोडिस की सारी डिवाइन टेक्निक्स मौजूद थी। और उनमें से एक लाइटिंग स्पीड वाली टेक्निक रैंडमली वहाँ पे लिनक्यू के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से लिनक्यू अब बहुत ही तेजी से भाग सकता था। लेकिन इस पावर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि लिनक्यू इस पावर को सिर्फ रात के समय ही इस्तेमाल कर सकता था। वहीं हम लिनक्यू को देखते हैं, जो कि वहाँ पे इधर से उधर जंप करते हुए बहुत ही तेजी से भागते हुए अपनी नई मिली हुई पावर्स को चेक कर रहा था। और अपनी मिली हुई नई पावर्स को देखकर वो वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि अपनी मिली हुई इन नई पावर्स का इस्तेमाल करके वो बहुत ही इजीली उन मोस्टर्स का शिकार कर सकता था। तभी लिनक्यू को वहाँ पे एक बार फिर से वही आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे लिनक्यू को बता रही थी कि अब से तुम परिंदों और जानवरों के साथ भी बात कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी बाकी पावर्स की तरह ये पावर भी सिर्फ रात के ही समय काम करेगी। लेकिन लिनक्यू का इन बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं था। वो तो बस वहाँ पे अपनी नई मिली हुई पावर्स को चेक करके ही काफी ज्यादा कुछ दिखाई दे रहा था। वो तभी लिनक्यू को वहाँ पे बाकी 5 दरवाजों के बारे में भी याद आता है, और वो खुद से ही कहते हैं कि जरूर उन 5 दरवाजों के पीछे भी कोई पेशेंट मौजूद होगा। अगर मैं उन सभी को भी ठीक कर दूं तो मेरे अंदर उन सभी की एबिलिटीज भी आ जाएगी। पर अभी लिनक्यू वहाँ पे सबके बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक बैट आता है, जो कि वहाँ पे इशारे से लिनक्यू को अपने पीछे आने के लिए कह रहा था। और लिनक्यू भी वहाँ पे उस बैट का पीछे करते हुए उसी ट्रक के पास आ गया था, जिसके अंदर वो मोस्टर्स भरे हुए थे। अभी के लिए वो ट्रक ड्राइवर वहाँ पे हल्का होने के लिए गया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर लिनक्यू वहाँ पे उस कंटेनर को ओपन करने की कोशिश करता है। लेकिन लिनक्यू वहाँ पे ऐसा कर पाया तो उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो ट्रक ड्राइवर वहाँ पे वापस आ चुका था। वो ट्रक ड्राइवर लिनक्यू को वहाँ पे गार्डियन ऑफ नाइट समझ रहा था, लेकिन वो लिनक्यू से इस बारे में कोई भी सवाल पूछ पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो मोस्टर्स वहाँ पे खुद ही उस कंटेनर का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आ चुके थे। जहां जैसे ही उनमें से एक मोस्टर लिनक्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो लिनक्यू ने अपने हाथ में पकड़ी हुई रोड सीधा वहां पे उसके आर पार घुसा दी थी। और इस मौके का फायदा उठाकर वो ट्रक ड्राइवर वहां पे लिनक्यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लिनक्यू ने उस मरे हुए मोस्टर को वहां पे उसके ऊपर फेंक दिया था। और उसके बाद लिनक्यू ने वहां पे एक एक करके उन सभी मोस्टर्स को खत्म करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते लिनक्यू ने वहां पे गॉडेस ऑफ मदर की पावर्स को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से तो लिनक्यू अब वहां पे और भी ज्यादा बुरी तरह से उन सभी मोस्टर्स को मारता जा रहा था। लेकिन उन मोस्टर की तादाद बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए हम देखते हैं कि उन सभी मोस्टर्स ने वहां पे लिनक्यू को चारों तरफ से घेर लिया था। पर वो सभी मिलकर वहां पे लिनक्यू के ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिनक्यू ने वहां पे अपनी किंग ऑफ एंजल वाली पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद उसने वहां पे एक ही झटके में उन सभी मोस्टर्स को खत्म कर दिया था। लेकिन लिनक्यू वहां पे चैन की सांस ले पाता उससे पहले उसकी नजर दोबारा वहां पे अपने सामने जाती है, जहाँ पे मोस्टर्स का एक और ग्रुप भागते हुए वहां पे उसी की तरफ ही आ रहा था। और लिनक्यू को वहां पे इस तरह से डिस्ट्रैक्ट होते हुए देखकर उस ड्राइवर ने वहां पे एक बहुत बड़े कंटेनर से लिनक्यू के ऊपर हमला कर दिया था। पर जैसे ही वो बड़ा सा कंटेनर वहां पे लिनक्यू के साथ टकराता है तो उल्टा वो कंटेनर ही वहां पे टेढ़ा हो गया था। पर इसी के साथ हम देखते हैं कि अब लिनक्यू को वहां पे उस ड्राइवर के ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए लिनक्यू वहां पे बहुत ही तेजी से उस ड्राइवर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर उस ड्राइवर के पास भी एक बहुत ज्यादा खतरनाक वेपन था, जिसके इस्तेमाल करते हुए उसने लिनक्यू के अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन जैसे वो रोड वहां पे डिस्ट्रॉय होता है तो हम देखते हैं कि लिनक्यू अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस रोड के सभी टुकड़ों को वहां पे कलेक्ट करने लगा था। और उन टुकड़ों को इस्तेमाल करते हुए उसने वहां पे उन सभी मोस्टर्स के ऊपर अटैक करके उन्हें वहां पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और ये खतरनाक नजारा देखकर तो बेचारे उस ड्राइवर की आंखें वहां पे बाहर आने को हो गई थी, इसलिए अब वो डर के मारे अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन बेचारा वो ड्राइवर लिनक्यू की स्पीड का मुकाबला कहाँ कर सकता था, इसलिए लिनक्यू ने वहां पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए जाकर उस ड्राइवर को वहां पे कुछ पंचेस मार दिए थे। और लिनक्यू के 3 पंचेस में ही वो ड्राइवर वहां पे नॉकआउट हो गया था। और ये सब करने के बाद जब लिनक्यू वहां पे अपने आसपास देखता है तो वहां पे चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। और तभी लिनक्यू को वहां पे एहसास होता है कि पुलिस की गाड़ी बहुत ही तेजी से उसी तरफ आ रही है, इसलिए लिनक्यू वहां पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहां से निकल गया था, क्योंकि अभी के लिए लिनक्यू वहां पे किसी की नजर में भी नहीं आना चाहता था। पर अभी लिनक्यू वहां पे ये सब सोचते हुए वापस जा ही रहा था कि तभी एक बिल्डिंग के ऊपर से उसका पांव फिसल जाता है और वो सीधा वहां पे नीचे गिरने लगा था। पर उसी बिल्डिंग के नीचे राउजन खड़ा हुआ था, जिसने अचानक लिनक्यू को नीचे गिरते हुए देखकर वहां पे उसे पकड़ लिया था। और ये बेचारे राउजन के लिए भी वहां पे काफी ज्यादा हैरानगी की बात थी। जिस लड़के को वो कल से ढूंढ रहा था वो लड़का खुद ही उसके सामने आ गया और ये कहकर वो लिनक्यू को अपने कंधे पे टांगे हुए उसे वहां पे अपने साथ ले जाने लगा था। और उसके बाद वो लिनक्यू को लेकर सीधा एक क्लब वाले होटल के अंदर आ गया था। उसने वहां पे पहले से एक रूम बुक कर रखा था, इसलिए वो सीधा वहां पे
अपने से रूम के अंदर ही चला जाता है और रूम में आते साथ ही राउजन वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर सवालों की बरसात करते हुए उससे पूछता है, तुम माइकल को कैसे जानते हो और उसके साथ तुम्हारी पहली बार मुलाकात कब हुई थी और तुम उसके सक्सेसर कैसे बन गए और अगर तुम वाकई उसके सक्सेसर हो तो उसने तुम्हें अपनी कौन कौन सी पावर्स दी है। लेकिन राउजन के ये सारे सवाल सुनने के बाद उल्टा लिन क्यू वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, तो हमारी इस दुनिया में गॉड मौजूद है। अब ये सुनते ही राउजन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि हाँ बिल्कुल, हमारी इस दुनिया में गॉड मौजूद है और इसकी शुरुआत सबसे पहले 1920 में हुई थी, जब पूरी दुनिया में वो ब्लैक फॉग फैल गई थी, जिसने देखते देखते हमारी इस कंट्री को छोड़कर इस दुनिया में बाकी सब कुछ तबाह कर दिया। और उसी समय हमें कुछ अजीब से मिथिकल बीस्ट देखने को मिले थे, जिनमें से एक सिक्स फिंग्स वाला किंग ऑफ एंजल भी मौजूद है। किंग ऑफ एंजल ने अपनी सोर्स से एक बहुत ही बड़े वोल्केनो के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे बीचों बीच काट दिया था और ये सब उसने एक दूसरे गॉड को आजाद करवाने के लिए किया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि लूसीफर था, जिसे हम लोग फॉलन ऑफ एंजल के नाम से भी जानते हैं। राउजन की ये सारी बातें लिन क्यू भी वहाँ पे काफी गौर से सुन रहा था, क्योंकि उसे इन सारी बातों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। तभी राउजन वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वो सारे गॉड्स जिनके बारे में हमने मैथोलॉजी बुक्स के अंदर पढ़ा है, उनमें से आधे से ज्यादा गॉड्स तुम्हें हमारी इस दुनिया में ही मिल जाएंगे, क्योंकि पिछले 100 सालों में हम 100 से भी ज्यादा गॉड्स को देख चुके हैं। लेकिन पिछले 100 सालों में हम लोग अपनी कंट्री के डाशिया गॉड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक हमें उसके कोई भी नामो निशान नहीं मिला और हो सकता है यही हमारे डाशिया रीजन के बचने की एक वजह भी हो। लेकिन अब बहुत जल्द एक गॉड हमारे डाशिया गॉड के साथ फाइट करने वाला है और ये जंग कोई आम जंग नहीं होने वाली। इस जंग में और भी काफी सारे गॉड्स होंगे, कुछ गॉड्स जो कि हमारी साइड पे होंगे और बाकी गॉड्स हमारे खिलाफ होंगे। और अगर हमारे डाशिया गॉड ये जंग हार जाते हैं तो उसके अंजाम में हमारी ये कंट्री भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जैसे कि बाकी दुनिया खत्म हुई थी। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि राउजन वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, पर तभी लिन क्यू वहाँ पे राउजन के करीब जाकर वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, कहीं आपको कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है? आखिर आपने अपने दिमाग में क्या क्या पका रखा है? अब लिन क्यू की ये बात सुनकर तो बेचारे राउजन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे तो लगा था कि लिन क्यू वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेगा, पर लिन क्यू ने तो उल्टा वहाँ पे उसका ही मजाक बना दिया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हम उसी ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसे राउजन की टीम ने वहाँ पे अपनी कस्टडी में ले लिया था। लेकिन उसी के साथ साथ वो सभी गार्डियन ऑफ नाइट्स वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान भी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाकी एक छोटे से बच्चे ने अकेले यहाँ पे इन सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराया। और उनमें से विन नाम का गार्डियन अपने बॉस को इन्फॉर्म करते हुए बताता है कि माइकल एंजल के सक्सेसर ने अकेले यहाँ पे सभी को मार दिया और वो ट्रक ड्राइवर जो कि यहाँ पे पकड़ा गया है वो चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लिए काम करता था और ये आज उन्हें काफी सारे मॉन्स्टर्स को सप्लाई करने के लिए जा रहा था। पर इसकी किस्मत खराब थी कि रास्ते में ही इसका सामना माइकल एंजल के सक्सेसर के साथ हो गया। चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स का नाम सुनकर हम देखते हैं कि उनका लीडर जिसका नाम लाओ शाओ था वो वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है पता नहीं अब इस चर्च के लोग आगे क्या क्या करेंगे, जिसपे वैन अपने बॉस को तसल्ली देते हुए कहता है क्या फिक्र मत कीजिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम माइकल एंजल के सक्सेसर को भी बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लिन क्यू को देखते हैं जो कि वहाँ पे राउजन से कह रहा था कि मुझे बता भी दो कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, जिसपे राउजन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है बच्चे शायद तुम्हें मेरी बात मजाक लगे, लेकिन यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा। उस तबाही की बात से जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से कुछ खास बच्चों के अंदर सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, जिन्हें वो लोग अपनी टीनेज में ही जाकर अवेकन कर सकते हैं। उन सुपर नेचुरल पावर्स को हमने फॉरबिडन टेक्निक्स का नाम दिया है, जिसके टोटल 6 रियलम्स हैं और तुम्हारी पावर्स के मुताबिक तुम ज़ेन रियलम में हो। राउजन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू को वहाँ पे उन्हीं 6 रूम्स के बारे में याद आने लगा था। वहीं रेंजो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि जिन्हें हम फॉरबिडन टेक्निक्स कहते हैं असल में वो फॉरबिडन रूइंस होते हैं और आज तक हमने सभी बच्चों के अंदर सिर्फ फॉरबिडन रूइंस ही देखे थे। तुम पहले ऐसे बच्चे हो जिसके अंदर फॉरबिडन डिस्ट्रक्शन की पावर है और जिनके पास फॉरबिडन डिस्ट्रक्शन की पावर होती है, ऐसे लोगों को डिवाइन गॉड्स का सक्सेसर भी माना जाता है। राउजन की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू वहाँ पे उसे एक बार फिर से सवाल करते हुए पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर उस किंग ऑफ एंजल ने मुझे ही क्यों चुना था। लिन क्यू का ये सवाल सुनकर राउजन उससे कहता है उल्टा इस बारे में तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी माइकल के साथ बात हुई हो, जिसके लिए लिन क्यू साफ साफ मना करते हुए कहता है कि नहीं मेरी उसके साथ कभी भी बात नहीं हुई। जिस पे राउजन उससे कहता है बेवकूफ कहेंगे, अब वो तुम्हारे सामने आकर तो तुम्हें कुछ नहीं बताएगा ना, उसने जरूर इशारों इशारों में तुम्हें कुछ बताया होगा जिसे अब तुम जरूर भूल चुके होगे या फिर मुझे बताना नहीं चाहते। जिस पे लिन क्यू उससे वहाँ पे दूर हटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बोला ना कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है और मेरे बारे में छोड़कर तुम मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताते कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारे पास कौन सी फॉरबिडन टेक्निक है और आखिर तुम काम किसके लिए करते हो। लिन क्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि राउजन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मेरे अंदर कोई भी फॉरबिडन टेक्निक नहीं है, मैं तो बस एक काम सा सोल्जर हुआ करता था जिसकी कॉम्बैट स्किल्स थोड़ी अच्छी थी, पर हाँ उन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए मैं इस चीज का इस्तेमाल करता हूँ। और ये कहकर राउजन लिन क्यू को अपना स्पेस ट्रायंगल दिखाता है, पर लिन क्यू को तो अभी तक भी राउजन की बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसे झूठा कहते हुए वहाँ से चला गया था। पर राउजन तो वहाँ पे लिन क्यू को पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अगले काफी दिनों तक लिन क्यू का पीछा करता रहता है, पर लिन क्यू तो मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन राउजन ने भी ठान रखी थी कि वो लिन क्यू को अपनी टीम में शामिल करके रहेगा। पर राउजन उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है कि हमारी इस छोटी सी दुनिया के ऊपर मॉन्स्टर्स और गॉड्स का खतरा मंडरा रहा है, जो कि कभी भी हमारे ऊपर अटैक करके हमारी इस दुनिया को खत्म कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे गार्डियन ऑफ नाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग उन सभी मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ते हुए उन्हें मारने की कोशिश करते हैं
और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसमें हमारा साथ दो। ये डेशियर टाउन जो कि अभी तक इन मोस्टर से सुरक्षित है, वो सिर्फ और सिर्फ हम नाइट्स ऑफ गार्डियन की वजह से ही है। अगर हम लोग इस सिटी की रक्षा ना करते तो अब तक शायद वो मोस्टर्स पूरी सिटी में फैलकर सभी लोगों को खत्म कर चुके होते। मैं जानता हूँ कि तुम भी हमारी तरह एक हीरो बनना चाहते हो, इसलिए मैं अपने नाइट ऑफ गार्डियंस की तरफ से तुम्हें अपनी टीम में इन्वाइट करता हूँ। राउसन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और वो वहाँ पे उसे ग्रीट करते हुए काफी रिस्पेक्ट के साथ उसके ऊपर को ठुकरा देता है, क्योंकि लिन क्यू अब बस अपनी फैमिली के लिए जीना चाहता था। वो बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने भाई और अपनी आंट को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, इसलिए वो बार बार राउसन के ऊपर को ठुकराया जा रहा था। हालांकि अपने मन ही मन में वो भी इस सिटी का प्रोटेक्टर बनना चाहता था, एक ऐसा हीरो जो कि आम लोगों को उन मोस्टर से बचाए, पर हालात ने उसे पूरी तरह से चेंज करके रख दिया था। लिन क्यू की ये सारी बातें सुनकर अब राउसन ने भी उसका पीछे छोड़ दिया था। हालांकि उसे लिन क्यू के मना करने का दुख तो काफी ज्यादा था, पर अब वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब लिन क्यू ने भी अपना पूरा ध्यान गॉडेस ऑफ नाइट को ही ठीक करने के ऊपर लगा दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे गॉडेस की हालत भी ठीक होने लगी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राउसन और उसकी टीम एक पोस्टमैन नाम के बंदे को ढूंढ रही थी, और उसी के साथ साथ राउसन की टीम उसे फोर्स करते हुए ये भी कह रही थी कि अगर वो लड़का अपनी मर्जी से नहीं मान रहा तो उसे जबरदस्ती हमारे पास ले आओ। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के एक बंदे को देखते हैं जो कि मोस्टर्स की बनी हुई एक जेल के सामने खड़ा हुआ था। वो अचानक ही अपने पास एक मीट के टुकड़े को बाहर निकालते हुए उनमें से एक मोस्टर को खिला देता है, और जैसे ही वो मोस्टर वहाँ पे उस मीट के टुकड़े को खाता है तो हम देखते हैं कि अचानक ही वो मोस्टर बाकी सभी मोस्टर से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, जो देखकर बाकी सभी मोस्टर उससे अपना राजा मानते हुए डर के मारे उसके सामने झुकने लगे थे। पर उस मास्क वाले इंसान ने वहाँ पे अपने पास से और भी ज्यादा मीट को बाहर निकालते हुए उन्हें वहाँ पे बाकी सभी मोस्टर्स को भी खिलाना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब था कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोग अपनी एक नई मोस्टर्स की आर्मी को तैयार कर रहे थे, जिसकी वजह से अब नाइट ऑफ गार्डियंस की मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ जाने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हम लिन क्यू को देखते हैं जो कि जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि राउसन भी उसके घर में आया हुआ था और वो उसकी आंट के साथ मिलकर वहाँ पे कुकिंग भी कर रहा था, जो देखकर लिन क्यू को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जल्दी से राउसन को लेकर सीधा अपने रूम के अंदर आ गया था, और वो गुस्से से उसे वहाँ पे दीवार के साथ पटकते हुए कहता है, आखिर तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो और तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। जिसपे राउसन एक ट्रैकर निकालकर उसे वहाँ पे थमाते हुए कहता है कि इसकी मदद से ये ट्रैकर मैंने तुम्हारे बैग के ऊपर चिपका दिया था। और तभी राउसन वहाँ पे अपने पास एक नोटों की गड्डी निकालकर उसे वहाँ पे लिन क्यू को देते हुए कहता है, या तो ये पैसे लेकर हमें ज्वाइन कर लो वरना मैं तुम्हें यही के यही खत्म कर दूंगा। राउसन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे लिन क्यू को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि राउसन उसके साथ इस तरह से भी बात कर सकता है। पर अभी बेचारा लिन क्यू वहाँ पे हैरान हो ही रहा था कि तभी राउसन वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए उसे कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, असल में मेरे यहाँ पे आने के पीछे की वजह कुछ और थी। हमारी ही तरह चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोगों को भी तुम्हारे बारे में पता चल गया है और वो पूरी सिटी में तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं तो बस तुम्हें यहाँ पे सुधार करने के लिए आया था। और अब तो मैं खुद यही चाहता हूँ कि तुम इस सबसे दूर ही रहो, क्योंकि तुम्हारी कहानी भी मुझे बिल्कुल अपनी तरह की ही लगती है। मैंने भी तुम्हारी तरह सिर्फ 6 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था और मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना किया। मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर एक सोल्जर बनूं और दूसरे लोगों की मदद करूं। अपनी माँ की इसी ख्वाहिश को पूरा करते हुए मैं एक सोल्जर बन भी गया था। मैंने सोचा था कि मैं सोल्जर बनकर अपनी माँ की सारी ख्वाहिशों को पूरा करूंगा, लेकिन मेरे सोल्जर बनते ही नाइट ऑफ गार्डियंस की नजर मेरे ऊपर पड़ गई और उसके बाद मैं अपनी माँ से दोबारा मिल ही नहीं पाया। लेकिन तुमने हमारी टीम को ज्वाइन ना करके बिल्कुल अच्छा फैसला किया है। सभी को अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने का हक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मैं नहीं कर पाया वो तुम करो। तुम बस हमेशा अपनी फैमिली का ख्याल रखना, बाकी इस दुनिया की रक्षा की जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर सौंप दो। मैं हमारी इस प्यारी सी दुनिया को बचाने के लिए अपने आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। और ये कहकर राउसन वो नोटों की गड्डी वहीं पे छोड़कर चुपचाप वहाँ से जाने लगा था। पर लिन क्यू तो वहाँ पे राउसन के पैसे उसे वहाँ पे वापस लौटाना चाहता था, और इस तरह राउसन लिन क्यू की फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद लिन क्यू के घर के बाहर आ गया था। और लिन क्यू को अलविदा कहने के बाद वो वहाँ पे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नाइट ऑफ गार्डियंस को खबर मिलती है कि मॉन्स्टर का एक ग्रुप शहर में घुस आया है और उन्होंने शहर में आतंक मचाते हुए काफी सारे लोगों को भी मार दिया है। और क्योंकि राउसन उस समय उस एरिया के सबसे ज्यादा करीब था, इसलिए उसने वहाँ पे अपने ट्रायंगल बैरियर का इस्तेमाल करते हुए उस एरिया को वहाँ पे सील कर दिया था। लेकिन उन मॉन्स्टर्स का जो राजा था वो वहाँ पे इंसानों की तरह उस बैरियर के भी आर पार जा रहा था, जो देखकर कंट्रोल रूम के अंदर बैठे हुए राउसन के साथी उसे वहाँ से निकलने के लिए कहने लगा था। पर राउसन उसे मना करते हुए कहता है कि जब तक मेरी टीम यहाँ पे नहीं आ जाती तब तक मैं यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं भी यहाँ से चला गया तो ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे और भी ज्यादा आतंक मचा देंगे। लेकिन उसका साथी अभी भी उसे वहाँ से निकलने के लिए कह रहा था, और उसकी बकबक सुनकर राउसन ने अपने ब्लूटूथ भी निकालकर बाहर फेंक दिया था और खुद वो वहाँ पे नाइट ऑफ गार्डियंस की शपथ लेते हुए कहता है कि चाहे इन मॉन्स्टर के साथ मरते हुए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैंने किसी भी इंसान को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे लिन क्यू को भी याद करते हुए कहता है कि उस बच्चे के लिए आज मुझे यहाँ पे इस मॉन्स्टर को मारना ही होगा, क्योंकि वो बच्चा अपनी फैमिली की आखिरी उम्मीद है और मैं उसकी उम्मीद को ऐसे ही नहीं टूटने दे सकता। और अभी राउसन वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर वहाँ पे एक बार फिर से राउसन की बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ गया था। पर जैसे ही वो मॉन्स्टर बाहर आता है तो राउसन वहाँ पे पहले से ही उसके लिए रेडी था। उसने अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए वहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। पर क्योंकि राउसन के अंदर कोई भी खास पावर नहीं थी, इसलिए हम देखते हैं कि उसके किसी भी अटैक उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। लेकिन उस मॉन्स्टर के अटैक का राउसन के ऊपर काफी ज्यादा गहरा
असर हो रहा था, जिसके चलते थोड़ी ही देर में राउजन की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और तभी अचानक ही वो मोस्टर वहाँ पे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक इल्यूजनरी वर्ल्ड को भी क्रिएट कर लेता है, जिसकी ग्रेविटी रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग थी। इस वजह से वो मोस्टर वहाँ पे अपने इस वर्ल्ड के अंदर राउजन के ऊपर भारी पड़ते हुए उसे वहाँ पे और भी ज्यादा घायल किया जा रहा था। हालांकि राउजन भी यहाँ पे उस मोस्टर के साथ फाइट बैक करने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वहाँ पे उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आ रही थी। और ये सब देखकर राउजन को भी वहाँ पे समझ आ चुकी थी कि जरूर इस मोस्टर के अंदर कोई खास बात है, इसलिए मैं इसके साथ फाइट नहीं कर पा रहा। पर अभी राउजन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस मोस्टर ने अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे राउजन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वो वहाँ पे राउजन को लगता है तो राउजन की हड्डियां ही वहाँ पे टूट गई थी। और उसी के साथ साथ वहाँ पे राउजन के मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। और आज पहली बार राउजन को यहाँ पे पूरा लग रहा था कि उसके पास कोई भी फॉरबिडन टेक्निक नहीं है। अगर आज उसके पास भी बाकी की तरफ फॉरबिडन टेक्निक होती तो वो अब तक यहाँ पे इस मोस्टर को 100 बार से भी ज्यादा मार चुका होता। पर अभी राउजन वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस मोस्टर ने अचानक आगे बढ़ते हुए दोबारा वहाँ पे राउजन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था। और इसका एहसास वहाँ पे कहीं न कहीं लिन क्यू को भी हो चुका था। और तभी वही उसी रात वाला बैट जल्दी से वहाँ पे लिन क्यू के पास आकर उसे राउजन के बारे में बताता है। और वो बैट लिन क्यू को लेकर उसी जगह पे आ गया था जहाँ पे राउजन अकेले ही उस मोस्टर के साथ फाइट कर रहा था। जबकि वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस मोस्टर ने वहाँ पे राउजन को मार मार के उसकी हालत ही खराब कर दी थी। लेकिन इसी बीच राउजन को वहाँ पे अपने नाइट ऑफ गार्डियंस के एक स्पेशल टोकन के बारे में याद आता है, जिसके इस्तेमाल करते हुए वो फोर्सफुली अपनी फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर सकता था। इसलिए अचानक ही उसने वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए खुद को वहाँ पे उस मोस्टर से आजाद करवा दिया था। जो देखकर वो मोस्टर वहाँ पे गुस्से से एक बड़ा सा पत्थर उठाता है उसके नीचे वहाँ पे राउजन को कुचलने के लिए। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि राउजन ने वहाँ पे अपने उसी स्पेशल टोकन का इस्तेमाल करते हुए अपनी फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके साथ ही राउजन के अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है कि उसने वहाँ पे अपने सिर्फ एक ही पंच के साथ उस मोस्टर के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। पर राउजन तो वहाँ पे अपनी फॉरबिडन टेक्निक को देखकर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि वो वहाँ पे उस मोस्टर को कोई भी चांस नहीं देता और उसने दोबारा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस मोस्टर को वहाँ पे एक हाथ ही काट दिया था। और तब तक लिन क्यू भी वहाँ पे पहुंच चुका था। और लिन क्यू वहाँ पे राउजन की ऐसे कमाल के पास को देखकर वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हारे अंदर कोई भी फॉरबिडन टेक्निक नहीं है, तो फिर ये पावर्स कहाँ से आई? जिस पे राउजन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दे पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो मोस्टर वहाँ पे गुस्से से अब अपनी अल्टीमेट पावर्स को एक्टिवेट कर चुका था, जिसके साथ ही वो वहाँ पे दोबारा राउजन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो मोस्टर वहाँ पे राउजन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास आ पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि राउजन ने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था। और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपनी मौत की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने सिर्फ एक ही स्वॉर्ड स्लैश में उस मोस्टर की गर्दन वहाँ पे धड़ से अलग कर दी थी। और ये सब वहाँ पे लिन क्यू भी आके पड़े देख रहा था। और उस मोस्टर को मारने के बाद उसने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपनी सिगरेट को भी बाहर निकाल लिया था। और लिन क्यू भी वहाँ पे राउजन की कूल एटीट्यूड को देखकर वहाँ पे उसे काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी राउजन अचानक ही वहाँ पे लड़खड़ाते हुए नीचे जमीन पे गिर जाता है, जो देखकर लिन क्यू भागकर जल्दी से वहाँ पे राउजन के पास जाते हुए उससे कहता है, ये तुम्हें क्या हो गया, रुको मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। लेकिन राउजन उसे वहाँ पे मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, अब हॉस्पिटल जाने का कोई भी फायदा नहीं है, ये सब जबरदस्ती उस फॉरबिडन टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से हो रहा है। मैं जब जब अपने दोस्तों को फॉरबिडन टेक्निक इस्तेमाल करते हुए देखता था तो मेरे दिल में भी ख्वाहिश उठती थी कि काश एक बार मैं भी इस फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल कर पाता। पर आज मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई और आज मैंने जो कारनामा कर दिखाया है, अगर मैं जिंदा रहता तो मुझे आगे चलकर जरूर इसके लिए मेडल मिलता, जो देखकर तो मेरी माँ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। राउजन की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू वहाँ पे घबराते हुए उसे कहता है कि नहीं, ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लिन क्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि राउजन वहाँ पे एक स्माइल के साथ उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हें आज की मेरी फाइट कैसी लगी थी, कूल थी ना? जिस पे लिन क्यू भी वहाँ पे उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मास्टर, आपकी फाइट बहुत ही ज्यादा कूल थी। लिन क्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि राउजन वहाँ पे एक आखिरी बार अपनी सिगरेट को पीने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं कि राउजन की सोल वहाँ पे उसकी बॉडी को छोड़ के जा चुकी थी, जो देखकर तो लिन क्यू भी वहाँ पे राउजन के लिए बहुत ही बुरी तरह से रोने लगा था। और ये सीन वाकई काफी ज्यादा इमोशनल कर देने वाला था। यहाँ पे राउजन ने उन लोगों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी, जो कि राउजन को जानते भी नहीं थे। और आज सिर्फ राउजन जैसे बहादुर योद्धा की वजह से ही वो लोग अपने घरों में चैन से सो पा रहे थे। पर इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि लिन क्यू को वहाँ पे अपने ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो खुद से ही कहते हैं कि अगर उस दिन मैंने राउजन की बात मान ली होती तो आज मुझे यहाँ पे अपना इतना अच्छा दोस्त खोना नहीं पड़ता। पर अभी लिन क्यू वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस मोस्टर ने दोबारा वहाँ पे खुद को जिंदा कर लिया था। और उसी के साथ वो मोस्टर वहाँ पे रोल करते हुए लिन क्यू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तब तक लिन क्यू ने भी उसे वहाँ पे देखते हुए अपने पास को एक्टिवेट कर लिया था। और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे मास्टर राउजन की सोड को भी उठा लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि उसके फेस के ऊपर अजीब से हेवनली सिंबल्स भी बन चुके थे और किंग ऑफ एंजल यानी माइकल की तरह उसकी आंखें भी वहाँ पे रोशनी में ग्लो करने लगी थी। और इसी के साथ लिन क्यू की बॉडी से वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था कि उसके सिर्फ और प्रेशर की वजह से ही वो मोस्टर वहाँ पे उड़ता हुआ दूर जा गिरा था। और वो मोस्टर वहाँ पे कुछ समय पाते उससे पहले ही हम देखते हैं कि लिन क्यू ने वहाँ पे अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए आपने सिर्फ एक ही अटैक में उस मोस्टर का खेल वहीं पे खत्म कर दिया था। पर लिन क्यू को तो वहाँ पे सबकी कोई भी परवाह नहीं थी, उसे तो अभी तक भी वहाँ पे राउजन की मौत का दुख खाया जा रहा था। और इसी बीच हम वहाँ पे एक होंग नाम की लड़की को भी देखते हैं, जो कि राउजन की तलाश करते हुए उसके पीछे जा रही थी।
और उसके फेस के ऊपर राउजन के लिए चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही होंग वहाँ पे राउजन वाले एरिया के पास पहुंचती है तो उसकी नजर वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर पड़ती है, जो कि राउजन की बॉडी को उठाए हुए वहाँ से जा रहा था। और ये देखकर तो होंग को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। इवन वो पूरी तरह से वहाँ पे अपनी जगह पे फ्रीज हो चुकी थी। वही लिन क्यू भी वहाँ पे जोर जोर से रोके चलाते हुए कह रहा था, महान जनरल राउजन ने हजारों लोगों की जान बचाने के लिए आज यहाँ पे अपना सैक्रिफाइस दे दिया। और अभी लिन क्यू वहाँ पे रोते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि राउजन के सभी साथी वहाँ पे आ चुके थे। पर राउजन की मौत का सबसे बड़ा सदमा तो लिन क्यू को लगता है। राउजन की मौत ने लिन क्यू के दिल में एक नई आग भड़का दी थी, जिसके चलते लिन क्यू अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए डिसाइड करता है कि वो नाइट ऑफ गार्डियंस को ज्वाइन कर लेगा, जो कि राउजन की आखिरी ख्वाहिश भी थी। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दो सोल्जर्स लिन क्यू के घर आकर उसकी आंट को वहाँ पे लिन क्यू को भेजा हुआ एक लेटर और कुछ पैसे देकर जाते हैं, जिसमें लिन क्यू ने अपनी आंट के लिए लिखा था कि उसने फोर्स को ज्वाइन कर लिया है। उस लेटर को पढ़ते ही हम देखते हैं कि लिन क्यू की आंट और उसका भाई वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन क्यू की नाइट ऑफ गार्डियन बनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। पर उससे पहले लिन क्यू एक बार अपनी आंटी को कॉल करता है, जहाँ उसकी आंट उससे शिकायत करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें फोर्स में भर्ती होना ही था तो तुम मुझे बताकर भी ऐसा कर सकते थे। मैं भी तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। अगर यही तुम्हारा सपना था तो मैं तुम्हें कभी भी इससे ना रोकती। अपनी आंट की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू वहाँ पे उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, पर यह सब इतना अचानक हुआ कि मुझे आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। खैर उसके बाद उसकी आंट वहाँ पे उसे बिल्कुल एक माँ की तरह इंस्ट्रक्शन देते हुए कहने लगी थी कि ड्यूटी को ज्वाइन करने के बाद तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना होगा। जिस पे लिन क्यू भी बदले में उनसे कहता है कि मैं आपको एक बहुत अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जो भी पैसे भेजे हैं आप उनका इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी लाइफ गुजारना, और मैं भी बहुत ही जल्द आपसे मिलने के लिए आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक नाइट ऑफ गार्डियन ने वहाँ पे लिन क्यू के घर के बाहर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दिया था, ताकि लिन क्यू के घर वाले सुरक्षित रहे। और इसी दिन के बाद से लिन क्यू की गार्डियन ऑफ नाइट बनने की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी, जहाँ एजेंट ज़ेंग नाम का एक गार्डियन वहाँ पे उसे निशाना लगाना सिखा रहा था। तो वही इस सब के साथ साथ उसकी फिजिकल ट्रेनर भी काफी ज्यादा हार्ड चल रही थी। और इस सब के साथ साथ उसे रात को वहाँ पे लेक्चर भी दिया जाता था, जिसमें उसे नाइट ऑफ गार्डियंस, मॉन्स्टर्स और गोड्स के बारे में बताया जाता था। और क्योंकि लिन क्यू के पास सबसे ज्यादा स्पेशल पावर्स थी तो इसलिए उसकी ट्रेनिंग भी बाकी सभी से काफी ज्यादा हार्ड चल रही थी। इवन हम देखते हैं कि नाइट ऑफ गार्डियंस का लीडर उसे खुद वहाँ पे पढ़ाते हुए गोड्स और मॉन्स्टर्स के बारे में ज्ञान दे रहा था। और हर गुजरते दिन के साथ लिन क्यू की ट्रेनिंग और भी ज्यादा हार्ड होती जा रही थी। पर लिन क्यू को अब इस सब की आदत हो चुकी थी, इसलिए वो अपने पूरे फोकस के साथ ट्रेनिंग ले रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि लिन क्यू हर गुजरते दिन के साथ अपने ट्रेनर्स को शो करता जा रहा था। वहीं टीम लीडर उसे वहाँ पे साथ साथ पढ़ाते हुए ये भी बता रहा था कि तुम्हें जितना ज्यादा हो सके चाचा फेंशियट गोड्स के लोगों से बच के रहना होगा, क्योंकि वो लोग इंसानों के रूप में आदमखोर भेड़िए हैं जो कि इंसानों का ही मांस खाते हैं। और ये कहकर टीम लीडर लिन क्यू को वहाँ पे 3 मेन गोड्स के बारे में बताते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं गोड ब्रह्मा, सेकंड पे आती है हेला गोडेस जिसे मौत की देवी के नाम से भी जाना जाता था, और सबसे आखिर में आते हैं ग्रीक गोड हेडेस। ये तीनों गोड्स ही हमारी इस दुनिया की तबाही का सबब बने थे। और तुम ये भी कह सकते हो कि इन तीनों ने ही मिलकर चाचा फेंशियट गोड्स को बनाया था। असल में ये लोग हमारी इस दुनिया को पूरी तरह से खत्म करके अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं, जिसके ऊपर ये लोग अकेले ही राज कर सके। इनकी राह के सबसे बड़े कांटे हैं तुम्हारे जैसे लोग, जिनके पास कोई स्पेशल पावर्स होती हैं। वही लोग अभी तक चाचा फेंशियट गोड्स के हर एक इरादे को नाकाम करते हुए आ रहे हैं, इसलिए अब उन लोगों ने एक नया प्लान बनाया है। वो लोग जितने ज्यादा हो सके फॉरबिडन टेक्निक वाले कल्टीवेटर्स को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, पर जो कल्टीवेटर उनकी बात मानने से इनकार कर देता है तो वो उसे मारते हुए खा जाते हैं। और अब इन सभी का मेन फोकस हमारे इस दाशिया रीजन के ऊपर है, इसलिए तुम्हें जितना ज्यादा हो सके इनसे बच के रहना होगा। टीम लीडर की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है, तो क्या हमारे दाशिया रीजन के बाहर भी अभी तक लोग मौजूद हैं? जिस पे टीम लीडर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि इस सब के बारे में तुम्हें आगे चलकर खुद ही पता चल जाएगा। टीम लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे चुप हो गया था। उसके बाद हम लिन क्यू को अपनी टीम के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ अब उन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि लिन क्यू रहेगा कहाँ पे, क्योंकि अभी तक लिन क्यू नाइट ऑफ गार्डियंस का कोर मेंबर नहीं बना था। और नाइट ऑफ गार्डियन की ऑर्गेनाइजेशन अपने कोर मेंबर्स के अलावा और किसी को भी घर प्रोवाइड नहीं करते थे। इसलिए लिन क्यू की टीम के एक लड़का जिसका नाम मैक्सिम था, वो लिन क्यू को अपने साथ रहने की ऑफर देता है, जिसके लिए तो हम देखते हैं कि लिन क्यू भी खुशी खुशी मान गया था। पर जैसे ही वो दोनों मैक्सिम के घर की तरफ रवाना होते हैं तो रास्ते में लिन क्यू की नजर वहाँ पे होंग के ऊपर पड़ती है, जो कि राउजन की कब्र पे बैठे हुए रो रही थी, और वो उसके टोम्बस्टोन के ऊपर उसका नाम भी लिख रही थी। असल में ये नाइट ऑफ गार्डियंस का रूल था कि उनका जो भी साथी मेंबर मरता था, उनके सबसे क्लोज फ्रेंड को उनकी कब्र के ऊपर उनका नाम लिखना पड़ता था। और क्योंकि होंग राउजन के सबसे ज्यादा करीब थी तो इसलिए वो भी इस रूल को फॉलो करते हुए उसकी कब्र के ऊपर उसका नाम लिख रही थी। और साथ ही साथ वो वहाँ पे राउजन को याद करते हुए काफी ज्यादा रो भी रही थी। और ये सब देखते हुए लिन क्यू भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। और लिन क्यू और होंग की ही तरह राउजन के बाकी टीम मेंबर्स भी वहाँ पे उसके लिए काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहे थे, क्योंकि राउजन था ही ऐसा, हर कोई उससे प्यार करता था। और यही सब याद करके लिन क्यू को वहाँ पे रात को सही से नींद भी नहीं आ रही थी। वो रह रहकर खुद को ही राउजन की मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा था। इसलिए वो इस सब को बुलाने के लिए सीधा गोड असैलम के अंदर आ जाता है, जहाँ वो नाइट ऑफ गोडेस को मेडिसिन खिलाते हुए उनका इलाज करने की कोशिश कर रहा था। पर आज नाइट ऑफ गोडेस को भी लिन क्यू काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था, इसलिए वो स्माइल करते हुए लिन क्यू से कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी परेशानी बता दो तो हो सकता है मैं शायद तुम्हारी परेशानी को हल करने में तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन
लिन क्यू वहाँ पे नाइट ऑफ गॉडेस को मना करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे तो ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है। और ये कहकर लिन क्यू वहाँ पे नाइट ऑफ गॉडेस को गार्डन के अंदर घुमाने लगा था, जहाँ नाइट ऑफ गॉडेस थोड़ा इमोशनल होते हुए लिन क्यू से कहती है कि तुम्हारे होते हुए मुझे इन दवाइयों की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सारी परेशानी तो तुम्हारे साथ बात करके ही खत्म हो जाती है। गॉडेस ऑफ नाइट की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे उन्हें अपने मन की बात बताते हुए कहता है कि असल में मैं अपने दोस्त को लेकर परेशान हूँ, जिसने हमें बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे दिया। अब मैं उसकी जगह लेकर उसकी तरह एक जूता बनना चाहता हूँ, जो कि उसकी आखिरी ख्वाहिश भी थी। लिन क्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि गॉडेस ऑफ नाइट उसे वहाँ पे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारा वो दोस्त ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम उसे लेकर परेशान रहो। उसने तो तुम लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, तो फिर जब उसे ये पता चलेगा कि तुम लोग उसके लिए परेशान हो रहे हो तो क्या उसे खुशी मिलेगी? इसलिए तुम्हें अपने दोस्त के लिए अपनी लाइफ को खुशी खुशी और सुकून से गुजारना चाहिए, ताकि उसकी कुर्बानी जाया ना जाए। और तुम्हारे दोस्त की मौत की खबर के बारे में सुनकर मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि तुम्हारी जान भी खतरे में है, इसलिए मैं तुम्हें अपना ये ब्रेसलेट देना चाहती हूँ, जो कि हर समय तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन जब ये कहकर गॉडेस वहाँ पे अपना हाथ चेक करती है तो उनके हाथ के ऊपर तो कोई ब्रेसलेट था ही नहीं, जो देखकर गॉडेस वहाँ पे चौंकते हुए लिन क्यू को बताती है कि जरूर उस लड़की ने ही मेरे ब्रेसलेट को लिया होगा। अब गॉडेस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और जब लिन क्यू गॉडेस से उस लड़की के बारे में पूछता है तो गॉडेस उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि ऐसे ठीक 5 साल पहले एक लड़की जिसने तुम्हारी तरह कहीं सफेद कोट पहना हुआ था, वो 3rd फ्लोर से नीचे आते हुए मेरे पास आई थी। और उस लड़की ने उस समय मेरे साथ शर्त लगाते हुए बोला था कि तुम्हारा बेटा 5 साल बाद तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें अपना ब्रेसलेट मुझे देना होगा, और 5 सालों बाद तुम मेरे रूम में आए, वो भी मेरे बेटे बनकर। तो इसलिए मुझे लगता है शर्त के मुताबिक वो ब्रेसलेट उसी लड़की के पास चला गया होगा। अब गॉडेस की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिन क्यू को वहाँ पे झटके पे झटके लग रहे थे, इसलिए वो वहाँ पे उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए सीधा 3rd फ्लोर के ऊपर आ गया था, जहाँ पे उसे एक लेटर मिलता है। और जब लिन क्यू वहाँ पे उस लेटर को खोलता है तो वो पूरा फ्लोर ही वहाँ पे हिलने लगा था। और असल में ये लेटर किसी और का नहीं बल्कि उसी लड़की का था जिसने गॉडेस से वो ब्रेसलेट लिया था, और वो खत भी लिन क्यू के लिए ही था। उसके खत में लिखा था कि घबराओ मत, मैं बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारे हॉस्पिटल के अंदर आई थी, वरना इस हॉस्पिटल के असली मालिक तो तुम ही हो। पर हाँ, गलती से भी ये बात किसी को बता मत देना, क्योंकि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो तुम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे। और अगर तुम यहाँ पे आते हुए मेरे ये खत पढ़ रहे हो तो जरूर तुम यहाँ पे कुछ ढूंढते हुए आए होगे। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हारी दोस्त से उसका वो ब्रेसलेट लिया था, जो कि जब हम अगली बार मिलेंगे मैं उसे तुम्हें वापस लौटा दूंगी। और हाँ, इस हॉस्पिटल के नीचे एक बेसमेंट भी है, जिसे जाकर तुम एक बार जरूर से विजिट करना। तुम सोच रहे होगे कि आखिर मैं हूँ कौन? असल में अभी मैं ये सब बताने के लिए बहुत ही ज्यादा छोटी हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी, क्योंकि तुम ही वो पर्सन हो जो कि मुझे वापस मेरे घर ले जा सकता है। और उस खत को पढ़ते पढ़ते ही लिन क्यू वहाँ पे नीचे बेसमेंट में आ गया था, जहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोस्टर को ट्रैप करके रखा गया था। और वो मोस्टर वहाँ पे उस जेल से बाहर आने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था। और लिन क्यू को देखकर तो वो मोस्टर वहाँ पे और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। वही उस मोस्टर को देखकर लिन क्यू वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था, तो फिर तुम आखिर यहाँ पे कैसे पहुंच गए? दोस्तों, आपको याद ही होगा, ये वही मोस्टर था जिसने राउजन की जान ली थी, और उसके बदले में लिन क्यू ने इस मोस्टर की जान ले ली थी। और अभी लिन क्यू वहाँ पे उस मोस्टर के बारे में सोच ही रहा था कि तभी लिन क्यू को वहाँ पे उस मोस्टर की इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, जिसके मुताबिक लिन क्यू ने जब इस मोस्टर को खत्म किया था तो उस समय इस मोस्टर की सोल सीधा गॉड असलम के अंदर आके ट्रैप हो गई थी। अब अगर लिन क्यू चाहे तो हमेशा हमेशा के लिए इस मोस्टर की सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और अगर वो इस मोस्टर को ठीक करना चाहता है तो इसे ठीक करके अपने हॉस्पिटल की रक्षा करने के लिए यहाँ पे भी रख सकता है। यहाँ पे सब कुछ लिन क्यू के ही कंट्रोल में था, इसलिए हम देखते हैं कि लिन क्यू वहाँ पे इस मोस्टर के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने लगा था। और ये सब करने के बाद जब लिन क्यू वहाँ पे उसकी मेमोरीज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के एक पर्सन ने इस मोस्टर को कोई अजीब सी चीज खिलाई थी, और उसके बाद से ये मोस्टर इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो गया। अब ये सब देखकर लिन क्यू भी वहाँ पे उस मोस्टर को छोड़ देता है, क्योंकि इस सब में उस मोस्टर की कोई भी गलती नहीं थी। ये सब तो चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के लोगों ने उसे करवाया था। लेकिन जैसे ही लिन क्यू उसे वहाँ पे छोड़ता है तो अचानक ही उसकी आंखों के सामने वहाँ पे राउजन का फेस आ गया था। अब ये देखकर तो लिन क्यू को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अचानक ही वहाँ पे उस मोस्टर की सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद सीन चेंज होते हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिन क्यू नाइट ऑफ गार्डियंस के एक योद्धा के साथ स्टार शॉट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे नाइट ऑफ गार्डियंस की एक स्पेशल टेक्निक भी माना जाता था। इस टेक्निक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल राउजन ही किया करता था, क्योंकि उसके पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं थी, इसलिए वो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके मोस्टर्स को मारा करता था। असल में स्टार शॉट टेक्निक हर एक कल्टीवेटर को अलग एबिलिटी देती थी, और इसलिए लिन क्यू भी यहाँ पे अपनी एबिलिटी को अवेकन करने में लगा हुआ था। पर लिन क्यू बार बार वहाँ पे इसमें नाकाम हुए जा रहा था। पर तभी अचानक लिन क्यू की नजर वहाँ पे उसकी सोर्ड के ऊपर लिखे हुए उसके नाम के ऊपर जाती है, और राउजन के नाम को पढ़ते ही हम देखते हैं कि अचानक उसकी गॉड पावर्स वहाँ पे एक्टिवेट हो गई थी, और उसी के साथ साथ उसने वहाँ पे अपने ट्रेनर के ऊपर अटैक करते हुए उसकी सोर्ड को ही वहाँ पे तोड़ दिया था। पर वो तुरंत ही अपनी दूसरी सोर्ड को बाहर निकाल कर फाइट
फाइट बैक करते हुए दोबारा लिन क्यू को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था। और इसी तरह ट्रेनिंग करते करते लिन क्यू वहाँ पे इतना ज्यादा थक चुका था कि वो तुरंत ही आराम करने के लिए वहाँ पे सो गया था। लेकिन सोते हुए भी वो वहाँ पे राउजन को याद करके कहता है, तुमने हमारी इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अगले 10 सालों तक इस दुनिया की रक्षा करूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें नाइट ऑफ गार्डियंस की एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युनफी नाम के एक स्टूडेंट भी आया हुआ था और वो सभी लोग वहाँ पे एक स्नेक डीमन को लेकर चर्चा कर रहे थे जो कि रिसेंटली अब बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी थी। उसके पास ऐसी खतरनाक पावर्स थी कि वो अपने पास का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी अपनी तरह का एक डीमन बना सकती थी और उसने ऐसा करना शुरू भी कर दिया था। और सबसे पहले उसने शिकार करने के लिए चुना था स्कूल को, इसलिए वो सबसे पहले स्कूल को ही प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करते हैं क्योंकि जितनी तेजी से स्नेक डीमन नंदा अपनी आर्मी बना रही थी, इस तरह से तो बहुत जल्द यहाँ पे इंसानों से ज्यादा डीमंस हो जाते। और वो स्टूडेंट जिसका नाम युनफी था वो इस काम में नाइट ऑफ गार्डियंस की मदद करने वाला था। और देखते ही देखते नाइट ऑफ गार्डियंस के कुछ एजेंट्स ने वहाँ पे स्कूल के चारों तरफ वो प्रोटेक्टिव बैरियर भी सेटअप कर दिया था ताकि वो मोस्टर यहाँ से बचकर भाग ना सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन क्यू, होंग और शैनन तीनों युनफी के साथ मिलकर स्कूल के अंदर आ चुके थे, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उन लोगों का मिशन वहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद लिन क्यू अपने दोस्त युनफी के साथ उसकी क्लास की तरफ चला गया था, जहाँ क्लास में जाने के बाद उसे पता चलता है कि युनफी की दोस्त तो अभी तक इफेक्टेड नहीं हुई थी, लेकिन उसकी साथ वाली क्लास में काफी सारी लड़कियां इफेक्टेड हो चुकी थी जिन्हें लिन क्यू वहाँ पे अपनी स्पेशल आइज का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही इजीली देख पा रहा था। और इस बारे में जब वो मैक्सिम को बताता है तो मैक्सिम भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि लिन क्यू की इस एबिलिटी के चलते वो लोग बहुत ही इजीली अफेक्टेड लोगों को खत्म कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीम लीडर ने भी वहाँ पे लिन क्यू को ऑर्डर्स दे दिए थे कि जितना ज्यादा हो सके तुम लोग अफेक्टेड लोगों को ठीक करने की कोशिश करो, लेकिन ये सब तुम लोगों को स्नेक डीमन की नजरों में आए बगैर करना होगा क्योंकि अगर उसे जरा सी भी हमारे प्लान के बारे में भनक लग गई तो वो सब कुछ तबाह कर देगी। टीम लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू ने युनफी के साथ अब स्कूल में घूमना शुरू कर दिया था और उसी के साथ साथ लिन क्यू ने अभी तक अपनी स्पेशल आइज को भी एक्टिवेट करके रखा हुआ था ताकि वो सभी अफेक्टेड स्टूडेंट्स के बारे में पता लगा सके। जबकि वहीं दूसरी तरफ होंग और शैनन तो लड़कियों वाले हॉस्टल में पहुंच चुकी थी, जहां पहुंचने पे उन्हें पता चलता है कि वहां पे तो लड़कियों की खाल टंगी हुई थी, जिसका मतलब था कि डीमन स्नेक ने अब तक काफी सारी लड़कियों की बॉडी के ऊपर कब्जा भी कर लिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ टीम लीडर अपने एक साथी के साथ लियो शाओयन के घर चला गया था क्योंकि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक डीमन स्नेक ने लियो शाओयन की बॉडी के ऊपर ही कब्जा करके रखा हुआ था। वहीं जैसे ही वो लोग उनके घर पहुंचते हैं तो शाओयन की मॉम दरवाजा खोलने के लिए आती हैं, जिन्हें देखकर अचानक की टीम लीडर ने उनके ऊपर एक बुलेट से अटैक कर दिया था। असल में ये खास टाइप की बुलेट थी जिसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी ह्यूमन के अंदर से उसके डीमन को बाहर निकाला जा सकता था। और सेम यहाँ पे शाओयन की मॉम के साथ भी होता है क्योंकि जैसे ही वो बुलेट उनकी बॉडी के अंदर जाती है तो उनकी बॉडी के अंदर मौजूद डीमन बाहर आ गया था और कोई वहाँ पे कुछ समझ पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि टीम लीडर ने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे एक झटके में खत्म कर दिया था। और ये सब देखकर बेचारी शाओयन का पिता तो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा चुका था। उसे तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर इतना बड़ा स्नेक उसकी बीवी की बॉडी के अंदर क्या कर रहा था, लेकिन वो वहाँ पे कुछ समझ पाता। उससे पहले एजेंट ज़ाया ने उसके ऊपर भी बुलेट चला दी थी, लेकिन उसके अंदर से कोई भी डीमन स्नेक नहीं निकलता, जिसका मतलब था कि अभी तक डीमन स्नेक ने उसे इफेक्ट नहीं किया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ लिन क्यू युनफी के साथ मिलकर बैटल ग्राउंड के अंदर आ गया था, जहाँ उसने अपने हाथ में एक फ्लैग भी पकड़ रखा था। और क्योंकि सभी लोग लिन क्यू को पहले से ही जानते थे तो कोई इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता, लेकिन लिन क्यू यहाँ पे अपनी स्पेशल आइज का इस्तेमाल करते हुए उनमें से हर एक स्टूडेंट को स्कैन कर रहा था। और ऐसा करते हुए उसे वहाँ पे 15 से भी ज्यादा अफेक्टेड स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं, जिनके बारे में लिन क्यू ने वहाँ पे अपनी टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शैनन जो कि लड़कियों के हॉस्टल में मौजूद थी, उसे वहाँ पे कुछ लड़कियों ने घेर रखा था, जहाँ वो उससे सवाल करते हुए पूछ रही थी कि आखिर तुम हमारे हॉस्टल के बाहर क्या कर रही हो। असल में वो लड़कियां शैनन को चोर समझ रही थी और लड़कियों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी शैनन भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही थी। जबकि वही लिन क्यू वहाँ पे अपनी टीम को बताता है कि हमें कुछ भी करके इन सभी अफेक्टेड स्टूडेंट्स को यहीं पे ठीक करना होगा, क्योंकि अगर ये सभी लोग स्कूल से बाहर चले गए तो ये लोग पूरी सिटी में तबाही मचा सकते हैं। लेकिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टीम लीडर भी उसे वहाँ पे बताते हैं कि हम लोग शाओयन के घर में आए थे, लेकिन शाओयन तो यहाँ पे भी मौजूद नहीं है, उसने अपनी माँ को ही अफेक्ट कर रखा था, पर हमने उसे तो ठीक कर दिया है। और अब जहाँ तक मेरा अंदाजा है शाओयन जरूर स्कूल में ही होगी, इसलिए अब उसे वहाँ पे ढूंढने का काम तुम्हारा है। पर लिन क्यू को वहाँ पे इस तरह से किसी के साथ बात करते हुए देखकर अब उन इफेक्टेड स्टूडेंट्स में से भी एक को वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर शक हो गया था। जबकि टीम लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मैक्सिम ने वहाँ पे उस प्रोटेक्टिव बैरियर की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था ताकि डीमन स्नेक यहाँ से बचकर ना भाग सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंग भी अपनी दोस्त शैनन को बचाने के लिए पहुंच चुकी थी, जहाँ होंग को जानने को मिलता है कि वो सभी स्टूडेंट्स भी वहाँ पे इफेक्टेड है और अब तक उन सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे स्कूल को स्कैन कर लिया था। और जब वो लोग इस बारे में टीम लीडर को बताते हैं तो टीम लीडर ने वहाँ पे अपनी सिगरेट को जलाते हुए बहुत ही कूल तरीके से उन सभी को खत्म करने का आदेश दे दिया था। और उसी के साथ साथ टीम लीडर ने वहाँ पे अपने रीइंफोर्समेंट को भी बुला लिया था, क्योंकि टीम लीडर को शक था कि हो न जरूर ये काम भी चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोगों का ही होगा। और अगर सच में ही ऐसा है तो उन्हें यहाँ पे और भी काफी सारे लोगों की
भी मदद की जरूरत पड़ने वाली थी। वहीं एजेंट से वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए टीम लीडर से कहता है कहीं लिन क्यू को इस मिशन में मिलाकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि ये बात तो आप जानते ही होंगे कि लिन क्यू चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोगों के निशाने पे है और अगर उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे एक्सपोज हो जाती है तो उसे चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोगों से बचा पाना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन टीम लीडर उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, लिन क्यू हमारी तरह कोई मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा चालाक और समझदार है और जहाँ तक मेरा अंदाजा है चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोग कभी भी लिन क्यू के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे। पर अभी टीम लीडर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट जिसे वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर शक था उसने अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर लिन क्यू भी वहाँ पे जल्दी से अपनी गन को बाहर निकालकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी कोई भी बुलेट वहाँ पे उस डिमन स्नेक को हिट नहीं कर पा रही थी और इस बीच वो डिमन स्नेक वहाँ पे बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधा लिन क्यू के सामने आ गया था और इस मौके का फायदा उठाकर लिन क्यू ने भी जल्दी से अपनी बुलेट से सीधा उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके डिमन स्नेक को वहाँ पे बाहर निकाल दिया था। और जैसे वो डिमन स्नेक बाहर आता है तो हम देखते हैं कि लिन क्यू ने वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर वहाँ पे उस डिमन स्नेक के ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि अपनी ट्रेनिंग के बाद लिन क्यू अब पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिमन स्नेक ने अचानक ही वहाँ पे एक्टिवेट होते हुए स्कूल के दूसरे बच्चों के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पूरे स्कूल में वहाँ पे हड़बड़ी मच गई थी। असल में डिमन स्नेक यहाँ पे जितना ज्यादा जल्दी हो सके अपनी डिमन स्नेक की आर्मी को बढ़ाना चाहता था और ये देखकर बाकी सभी बच्चे डर के मारे स्कूल से बाहर भागने लगे थे। पर इसी बीच उन सभी की मदद करने के लिए मैक्सिम भी अपनी गन लेकर वहाँ पे पहुंच चुका था, जिसने आते साथ ही वहाँ पे डिमन स्नेक्स के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ पे एक एक करके खत्म करना शुरू कर दिया था। और क्योंकि अब वो डिमन स्नेक्स खुद ही वहाँ पे अपनी रियल फॉर्म में आ चुके थे तो इसलिए मैक्सिम को भी उन्हें वहाँ पे पहचानने में ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब होंग और शेनिन ने भी वहाँ पे अपने अपने वेपन्स को बाहर निकालते हुए उन लड़कियों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जहाँ शेनिन अपनी बुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी स्टूडेंट्स की बॉडी से डिमन स्नेक को बाहर निकाल रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंग अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डिमन स्नेक्स के ऊपर अटैक करते हुए उन सभी को वहाँ पे खत्म कर रही थी। और उन दोनों की इस टीम ने देखते ही देखते वहाँ पे काफी सारे डिमन स्नेक्स को खत्म कर दिया था। लेकिन अभी वो दोनों लड़कियां वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रही थी कि तभी वहाँ पे पहले से भी ज्यादा डिमन स्नेक्स आ जाते हैं, जिन्होंने आते साथ ही उन दोनों को वहाँ पे दोनों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। पर अपने सामने वहाँ पे इतने सारे डिमंस को देखकर भी वो दोनों लड़कियां वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराती और उन दोनों ने ही मिलकर वहाँ पे बिल्कुल पहले की तरह एक बार फिर से उन सभी डिमंस का सफाया करना शुरू कर दिया था। और सबसे ज्यादा तबाही तो वहाँ पे होंग ने मचा रखी थी। उसने अपनी स्पीयर से वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी करवा दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद सभी डिमन स्नेक्स पूरी तरह से खत्म हो गए थे। और इस तरह उन दोनों ने मिलकर अकेले ही वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स की जान बचा ली थी, वो भी अपनी टीम की मदद के बगैर। वहीं दूसरी तरफ हम लिन क्यू को देखते हैं जो कि अपनी गन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक डिमन स्नेक को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसका निशाना इतना ज्यादा गंदा था कि वहाँ पे उसकी एक भी बुलेट उस डिमन स्नेक को लगी नहीं रही थी, जो देखकर एजेंट जी जो कि एक स्नैपर था उसने दूर से ही वहाँ पे उस डिमन स्नेक के ऊपर निशाना लगाते हुए उसके ऊपर अटैक करके उस डिमन स्नेक को वहाँ पे बाहर निकाल लिया था। और ये देखते ही लिन क्यू ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस डिमन स्नेक के ऊपर अटैक करते हुए उसकी बॉडी को वहाँ पे बीचों बीच काट दिया था, जो देखकर एजेंट जी वहाँ पे लिन क्यू को बताता है कि जल्दी से सेकंड फ्लोर के ऊपर जाओ क्योंकि शाओयान वहीं पे गई है। एजेंट जी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे सेकंड फ्लोर की तरफ ही बढ़ गया था। और चौथे फ्लोर पे एक डोर लॉक था जिसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे और उन्हीं में एक डिमन स्नेक भी मौजूद था, जो कि जैसे वहाँ पे इन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे मौजूद एक स्टूडेंट जिसका नाम यू चैन था उसने अचानक के बीच में आते हुए बाकी सभी स्टूडेंट्स को वहाँ पे उस डिमन स्नेक से बचा लिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि एजेंट जी ने भी वहाँ पे उस डिमन स्नेक के ऊपर अटैक करके वहाँ पे उसकी बॉडी से रियल डिमन स्नेक को बाहर निकाल लिया था, जो देखकर यू चैन ने भी जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई छोटी सी नाइफ को सीधा वहाँ पे उस डिमन स्नेक के सर के अंदर घुसा दिया था। और तब तक हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे यूनफी के साथ मिलकर उस दरवाजे को तोड़ते हुए सीधा रूम के अंदर आ गया था, जहाँ वो डिमन स्नेक अभी तक भी जिंदा था। पर लिन क्यू ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और यहाँ पे लिन क्यू को ये भी पता चल गया था कि यू चैन कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि यू चैन ने वहाँ पे लिन क्यू की स्पिरिचुअल आइज को भी पहचान लिया था। पर अभी इस सब के बारे में लिन क्यू वहाँ पे सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के सामने वहाँ पे कुछ और भी डिमन स्नेक्स आ जाते हैं, जो देखकर लिन क्यू ने भी जल्दी से वहाँ पे अपनी गन को बाहर निकाल लिया था। पर हमेशा की तरह इस बार भी उसका कोई भी निशाना वहाँ पे नहीं लग रहा था, जो देखकर यू चैन वहाँ पे उसकी मदद करते हुए एक एक करके उन सभी डिमन स्नेक्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करता जा रहा था। और साथ साथ वो वहाँ पे लिन क्यू को ये भी बता रहा था कि निशाना लगाते वक्त तुम्हें अपने हाथों को काबू में रखना चाहिए और अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने निशाने के ऊपर लगाना चाहिए। यू चैन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू ने अपनी गन ही उसे वहाँ पे दे दी थी। अब यू चैन गन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी स्टूडेंट्स की बॉडी से उन डिमन स्नेक्स को वहाँ पे बाहर निकाल रहा था और लिन क्यू अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डिमन स्नेक्स को वहाँ
वहाँ पे काटता जा रहा था और इस तरह देखते देखते उन दोनों ने मिलकर वहाँ पे थोड़ी ही देर में उन सभी स्नेक्स बीस्ट का सफाया कर दिया था। और यू चैन की कमाल की एबिलिटीज को देखकर लिन क्यू भी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्हें बात करने का वहाँ पे ज्यादा मौका नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे एक बार फिर से काफी सारे डीमन स्नेक्स ने आते हुए उनका रास्ता वहाँ पे रोक लिया था। और उन दोनों की टीम इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि उन दोनों ने मिलकर वहाँ पे एक बार फिर से थोड़ी ही देर में उन सभी डीमन स्नेक का सफाया कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैगजीन वहाँ पे अपनी बेल का इस्तेमाल करते हुए सभी स्टूडेंट्स की रिसेंट मेमोरी को वहाँ पे खत्म करते जा रहा था। और उसी के साथ होंग भी वहाँ पे अपनी टीम को इन्फॉर्म करते हुए बताती है कि हमने हॉस्टल साइड के एरिया को पूरी तरह से साफ कर दिया है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन क्यू यू चैन के साथ मिलकर सीधा वहाँ पे टॉप फ्लोर के ऊपर आ गया था, जहाँ पे उसे एक रूम के अंदर शाओयन भी दिखाई देती है। लेकिन जब लिन क्यू वहाँ पे अपनी स्पेशल आइस का इस्तेमाल करते हुए शाओयन की बॉडी को चेक करता है तो उसे वहाँ पे शाओयन की बॉडी के अंदर कोई भी डीमन स्नेक दिखाई नहीं दे रहा था। और ये बात वहाँ पे लिन क्यू के लिए काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। लेकिन लिन क्यू को वहाँ पे अपनी टीम से पता चलता है कि डीमन स्नेक नंदा ज़ेंग्रिएला में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से तुम अपनी स्पेशल आइस का भी इस्तेमाल करके उसे नहीं देख सकते। अब ये सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू ने वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से रूम के अंदर आकर शाओयन के ऊपर अटैक कर दिया था। पर शाओयन की बॉडी से तो वहाँ पे कोई भी डीमन स्नेक बाहर नहीं आता, जो देखकर लिन क्यू वहाँ पे अपनी टीम को इन्फॉर्म करते हुए बताता है कि डीमन स्नेक नंदा शाओयन की बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि हमें गलत रिपोर्ट मिली थी। अब लिन क्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसकी पूरी टीम को ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और टीम लीडर वहाँ पे सीरियस होते हुए लिन क्यू से कहते हैं कि अब इस मिशन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें अब वहाँ पे कुछ करके रियल डीमन स्नेक नंदा के बारे में पता लगाना ही होगा। टीम लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू ने भी वहाँ पे उस मिशन की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, इसलिए वो सबसे पहले शाओयन को लेकर रूम से बाहर जाने लगता है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि यूनफी की गर्लफ्रेंड जिसका नाम जियाओ था, उसने अचानक ही वहाँ पे एक डीमन स्नेक में ट्रांसफॉर्म होते हुए पीछे से ही बेचारे यूनफी के ऊपर अटैक करके उसका एक हाथ वहाँ पे काट दिया था। और यही थी रियल डीमन स्नेक नंदा, जो कि दिखने में ही बाकी सभी डीमन स्नेक से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और विशाल दिखाई दे रही थी। और यूनफी को वहाँ पे इस तरह से घायल होते हुए देखकर लिन क्यू और यू चैन दोनों ने मिलकर वहाँ पे अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए डीमन स्नेक नंदा के ऊपर अटैक कर दिया था। और यू चैन ने तो सबसे पहले उस डीमन स्नेक नंदा की आंख के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उसकी एक आंख को ही बाहर निकाल लिया था, जहाँ डीमन स्नेक नंदा की आंख से उसे वहाँ पे काफी कुछ पता चलता है। असल में डीमन स्नेक नंदा ने ये सारा प्लान यहाँ पे लिन क्यू को फंसाने के लिए किया था, क्योंकि उसे लिन क्यू के बारे में पहले से ही पता चल गया था कि उसके पास स्पिरिचुअल आइस की पावर है। इसीलिए तो लिन क्यू यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डीमन स्नेक नंदा को देख भी नहीं पा रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए डीमन स्नेक नंदा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। पर डीमन स्नेक नंदा की बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड थी कि उसके ऊपर लिन क्यू की सोर्ड के किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि डीमन स्नेक नंदा ने वहाँ पे अचानक ही वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर ही अटैक करके उसे वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक दिया था, जो देखकर लिन क्यू भी वहाँ पे समझ चुका था कि इस डीमन स्नेक नंदा को यहाँ पे हरा पाना उसके लिए इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। इसलिए वो जल्दी से अपनी टीम से मदद मांगते हुए उन सभी को अपने पास आने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम टीम लीडर को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही अजीब जगह पे खड़े हुए थे और उनके सामने वहाँ पे कॉफिन टाइप का बॉक्स भी रखा हुआ था, जिसे टीम लीडर वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे थे। और सेम इसी टाइम पे वहाँ पे सिटी में डीमन स्नेक नंदा ने कुछ लोगों को अपने वश में कर लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे पूरी सिटी में भी तबाही आना शुरू हो चुकी थी। जिस बारे में टीम लीडर लिन क्यू को वहाँ पे इन्फॉर्म करते हुए बताते हैं कि अब धीरे धीरे पूरे शहर में तबाही मचना शुरू हो गई है, इसलिए तुम्हें कुछ भी करके जल्द से जल्द डीमन स्नेक नंदा को खत्म करना ही होगा। अब टीम लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। और उसके बाद तो लिन क्यू ने वहाँ पे बहुत ही इजीली डीमन स्नेक नंदा की बॉडी को वहाँ पे बीचों बीच ही काट दिया था, जिसके साथ ही डीमन स्नेक नंदा का खेल वहीं पे खत्म हो गया था। और तब तक हम देखते हैं कि लिन क्यू की टीम भी वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए पहुंच चुकी थी। लेकिन जब वो अपनी आंखों के सामने डीमन स्नेक को मरा हुआ देखते हैं तो शैनन ने जल्दी से वहाँ पे टीम लीडर को इन्फॉर्म करते हुए बता दिया था कि डीमन स्नेक नंदा का खेल यहाँ पे खत्म हो चुका है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि पूरी टीम अब वहाँ पे काफी ज्यादा रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि उनके मुताबिक तो उन लोगों ने अपने मिशन को वहाँ पे पूरा कर लिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ यू चैन तो अभी तक भी वहाँ पे खुद सोच रहा था, वो धीरे धीरे वहाँ पे सारे मैटर को एनालाइज कर रहा था। और इससे वहाँ पे यू चैन को यह भी पता चल गया था कि असल डीमन स्नेक तो यहाँ पे यूनफी की बॉडी के अंदर है, वही यहाँ पे शुरू से सभी को गुमराह करते हुए आ रहा था। और ये पता चलते ही हम देखते हैं कि यू चैन ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से यूनफी के ऊपर ही अटैक करके वहाँ पे उसे डीमन स्नेक को बाहर निकाल दिया था। और अब हमें वहाँ पे रियल डीमन स्नेक नंदा देखने को मिलती है, जिसका असली रूप तो और भी ज्यादा भयानक था। वहीं लिन क्यू और उसकी टीम को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका भी लगता है, क्योंकि जिस यूनफी को वो अपना दोस्त समझते हुए उससे मदद मांग रहे थे, असल में उसी की बॉडी के अंदर ही डीमन स्नेक नंदा मौजूद थी। जिसका मतलब था कि डीमन स्नेक नंदा शुरू से ही उन सभी के साथ खेलते हुए आ रही थी। वहीं डीमन स्नेक नंदा को देखकर लिन क्यू के साथ साथ उसकी पूरी टीम ने वहाँ पे अपने अपने वेपन्स को बाहर निकालते हुए उन्हें वहाँ पे डीमन स्नेक नंदा की तरफ ही पॉइंट कर दिया था। पर डीमन स्नेक नंदा को तो वहाँ पे उन सभी से कोई भी मतलब नहीं था। वो तो वहाँ पे यू चैन की तरफ देखते हुए कोल टून में उससे पूछती है कि आखिर तुमने
मुझे यहाँ पे कैसे पहचान लिया, जिस पे यू चैन भी उसे कोल्ड टोन में वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मेरा काम ही यही है, मैं मिस्ट्रीज को सोल्व करने में माहिर हूँ। और यू चैन कैसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, मुझे आगे से कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।